अमेरिकी फेड के आज रात की अहम बैठक के पहले बाजार में थोड़ी हल्की फुल्की खरीदारी। डाउ फ्यूचर्स डबल सेंचुरी मारकर 200 पॉइंट ऊपर। आखिरी 1.5 घंटा है बेहद अहमियत भरा। पोजीशन कितनी बनाए रखें, कितनी कम करें, क्या कुछ होगा आज के 1.5 घंटे में, क्या करें, कल की तैयारी रहेगा। फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आ रही हैं। इंडेक्स पर आपने दोनों तरफ का एक्शन देखा है, ऑफ कोर्स फेडरल रिजर्व के आज के निर्णय पर तो हमारी नजर है ही। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या? उतार चढ़ाव के बीच धीमी धीमी रफ्तार से थोड़े थोड़े बाजार ऊपर जाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। दिन की उच्चतम स्तरों की तरफ फिर से बढ़ता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी 33,500 के पार निकलकर मजबूती के संकेत दे रहा है। 200 पॉइंट ऊपर है इस वक्त। सेंसेक्स में 125 अंकों की मजबूती है। तो कुल मिलाकर हल्की फुल्की रिकवरी और खरीदारी आती हुई दिख रही है इस वक्त। जो कुछ भी एक्शन है वो ऑटो शेयरों में है। लगातार ऑटो स्टॉक्स में हमेशा रिकवरी में सबसे आगे रहते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर सबसे तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। छोटे मझोले शेयरों से भी बाजार को सपोर्ट है। आईजीएल, रेमंड जैसे शेयर 4-5% मजबूत आपको नजर आएंगे। यूरोप के बाजार 1% मजबूत है। और फेड के फैसले के पहले डाउ डबल सेंचुरी मारता हुआ 200 पॉइंट ऊपर है और नेस्डेक सेंचुरी मारने के मूड में 100 पॉइंट ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर खरीदारी होती दिख रही है और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या काफ़ी बेहतर है। बीएसई पर आप देखेंगे 2050 शेयर ऐसे जो मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, वहीं 1325 शेयर कमज़ोर है। एनएसई पर ये रेशो और बेहतर आपको दिखेगा। 1300 शेयर है मजबूत, 600 शेयर कमज़ोर। हर एक कमज़ोर शेयर के सामने 2 शेयर मजबूती के साथ डटे हुए टिके हुए। तो चौतरफा खरीदारी का माहौल आज बनता हुआ आपको नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बन गया है बाजार में। अब यहाँ से क्या डिसीजन होगा, क्या चाल आएगी? और सर, फेड की तो बैठक पर नज़र है। ईसीबी ने भी इमरजेंसी बैठक बना ली और कई लोग तो अब बात कर रहे हैं कि फेड से पहले शायद ईसीबी इस बार रेट्स ना बढ़ा दे, क्योंकि वो अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में है। बिल्कुल सही बात है। और वो पीछे चल रहे हैं और ऐसे में उन्हें पता है कि अगर फेड 0.5% तक बढ़ाता है तब तक तो काफ़ी हद तक ये पता ही है कि ईसीबी को क्या करना है। लेकिन अब जिस तरह से कल से ये संभावनाएं बन गई कि 0.5% तो आज बढ़नी है, तो उस सिचुएशन में ईसीबी के लिए ये मजबूरी है कि तुरंत ही एक रेट हाइक ले लिया जाए। आई थिंक वो एक रीज़न है जिसकी वजह से ईसीबी की बैठक हो रही है। दूसरी तरफ जो कुछ यूरोप के कमज़ोर देश हैं उनको अब दिक्कतें आती हुई दिख रही, तो उन्हें कैसे संभाला जाए उस पर विचार किया जाएगा। ये 2-3 चीज़ें हैं। बॉन्ड मार्केट ऑलरेडी उनके एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। सो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम एक से कहीं ज़्यादा है। और ये प्रॉब्लम है ना दीप, ये वही वाली बात है कि लंबे समय तक महंगाई ऊपर बने रहना, ब्याज दरों का नीचे बने रहना जो समस्याएं पैदा करता है, उसमें रशिया और यूक्रेन जो आग में घी डालने का काम करता है, इसकी सबसे ज़्यादा आंच अगर कहीं आएगी तो यूरोप में आएगी। ये बात हम लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले घुटने यूरोप टेकेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि एक तो क्या यूरोप में इतने छोटे छोटे ढेर सारे देश हैं, करेक्ट। हर देश एक दूसरे पर किसी न किसी तरह से निर्भर है, करेक्ट। अब हम हिंदुस्तान में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक कुछ न कुछ कहीं न कहीं हर चीज़ उगा सकते हैं दुनिया में जो अवेलेबल है। उगाकर हम खा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब कम करें ज़्यादा करें अलग बात है, लेकिन ये छोटे छोटे इटली, ये वो पोर्चुगल, रोम, क्या क्या है आपके जो भी है, ग्रीस क्या करेंगे ये, क्या करेंगे? मतलब थोड़ा सा अगर ग्लोबली आ गया तो हिल जाएंगे, करेक्ट। सो यही सिचुएशन है। तो ये महंगा इन्फ्लेशन या यूरोप के छोटे छोटे देशों के लिए लंबे समय तक झेल पाना इम्पॉसिबल है। और आप देखिए, आज हम बात करते हैं रुपए और डॉलर की बात करते हैं कि हम रुपया हमारा डॉलर के सामने लोएस्ट लेवल पर है, बिल्कुल है। उल्टा अगर आप देखिए पाउंड और बाकी यूरोप की देशों के सामने हमारा रुपया उल्टा मजबूत है वहाँ पर, मच बेटर। हाँ, बहुत मजबूत है कंपेरेटिवली। सो पॉइंट सिंपल यही है दीप कि यूरोप की मुश्किलें अब सामने आती दिख रही है। और ये जो कुछ भी भारी महंगाई वाला माहौल पूरी दुनिया में है, इसमें किस देश की बलि लगेगी, कितने देशों की बलि लगेगी, किस तरह से लगेगी, इसके आसार अब आते दिख रहे हैं। और इसी वजह से ये ईसीबी की तरफ से एक इमरजेंसी बैठक होती हुई दिख रही है। जितना जल्दी करे उतना बेहतर है, करेक्ट। सो आई थिंक इस बात को वो समझकर एक पहले से कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक्शन ले लिया जाए। अब इसमें एक चीज़ हमारे लिए और बढ़ती है। एक चीज़ हमें पता थी कि फेड की मीटिंग है और एक चीज़ ये पता है कि अब ईसीबी की भी बैठक है। तो अब आपके लिए कल सुबह जब आप बाजार में फिर से ट्रेड के लिए लौटेंगे तो 2 अनिश्चितताएं हैं। एक नहीं 2। अगर ईसीबी ने भी कोई बहुत ख़राब कुछ कह दिया कर दिया
तो वो भी एक भले ही इम्पैक्ट कम आए, ऑफ कोर्स फेड का जो भी एक्शन होगा वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाकी दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसे हम नज़रअंदाज कर लें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बड़ी इवेंट के पहले ईसीबी के अहम बैठक के ऐलान के बावजूद यूरोप मजबूत है, डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, इसलिए शायद हमारा रिएक्शन थोड़ा अभी तक लिमिटेड है। मार्केट्स का रिएक्शन है नहीं, शायद मार्केट ये मानकर चल रहे कि ऐसा तो होना ही है। जहाँ तक हमारे बाजारों का सवाल है, ये वही है 15,650 15,700 की रेंज में आए, खरीद नहीं है, वो बेस है, ओवरसोल्ड मार्केट है। Correct. बड़ी इवेंट के पहले जैसा हम सुबह बात कर रहे थे, दोनों ही तरह के ट्रेडर्स उतना ही परेशान है, उतने ही अनसर्टेन है, उतनी मतलब कहना चाहिए कि डर वाली फीलिंग है। Correct. कि या तो बहुत नीचे या बहुत ऊपर, कमज़ोर है बाजार, ट्रेंड नीचे का है, फेड ने जरा से कुछ खराब कह दिया तो एक धक्का ही तो लगने की जरूरत है। Correct, sir. 15,500 तोड़ते तो हाई हाई हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ है। और अगर ओवरसोल्ड मार्केट को यहाँ से रिकवर होना है तो वो फेड कर ही सकता है, ये भी सबको पता। सो अब ऊँट किस करवट बैठेगा और बैठेगा भी नहीं बैठेगा ये पता नहीं, तो इसलिए बेहतर है हल्के रहें, पोजीशन कम रखें। ये मान कर चले एक दिन नहीं ट्रेड करेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। Exactly. घर से कसम खा के थोड़ी निकले कि आज बिना ट्रेड किए आज रात को पोजीशन नहीं रखेंगे तो कुछ हो ही जाएगा। तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखें बजाय बाजार के मूवमेंट के। अब रहा सवाल अब से लेकर 3:30 बजे तक का, ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है, डाउ फ्यूचर्स मजबूती दे रहे हैं, आपके लिए नीचे की रिस्क कम है, अपसाइड थोड़ी सी बनेगी। 15,850 15,900 की रेंज तक मैं जाते हुए देख रहा हूँ, वहाँ तक बन सकता है। एक बार 15,800 पहुँच कर थोड़ा पार करके टिक जाए तो फिर आपके लिए 15,850 15,900 बनेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 15,650 15,700 आने पर वहाँ पर खरीदारी होगी। तब तक टाइम पास वाली रेंज 15,700 से 15,800 है। पार किया तो 50-50 पॉइंट दोनों तरफ और गिन लीजिए, बस सिंपल। ये आपके लिए निफ्टी हो गया। बैंक निफ्टी 33,300 और इसके नीचे खरीदारी बनेगी 33,600 और उसके ऊपर बिकवाली बनेगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अंडरस्टूड सर। चलिए, ये हैं आपके लिए इस समय के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और कहाँ पर रखनी है नज़र। बाजार एक्शन के लिए है तैयार। जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, साथ ही आज की खबरें भी। आशीष अरमान दोनों हैं तैयार। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, आज देर रात को सबसे पहले इंपॉर्टेंट यूएस फेड की तरफ से जो पॉलिसी है, और सबको जैसे कि पता है कि दरों में बढ़ोतरी होगी, करीब 75 बेसिस पॉइंट का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है, तो यहाँ पर क्लोजली वॉच करेंगे। इसके अलावा रिटेल सेल्स जो मई महीने के डेटा है वो भी यूएस पेश करेगा, और ईसीबी की जो इमरजेंसी बैठक है जिसका जिक्र अभी आप विस्तार से कर भी रहे थे, तो मार्केट में जो गिरावट आई है उसके ऊपर चर्चा होगी, तो वहाँ पर क्या पॉइंटर्स निकल कर आते हैं इस पर भी बाजार फोकस करेगा। अब गुरुवार के कुछ खास इवेंट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए इलॉन मस्क जो है ये ट्विटर के कर्मचारियों के साथ एक टाउन हॉल, एक मीटिंग रखेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग बोला तो मैं आपको लिंक करके सुनाऊंगा। और अगर साथ में देखें तो कुछ स्टॉक ऐसे जिनमें आपको डिविडेंड का एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। अपोलो टायर्स यहाँ पर ₹3.25 का डिविडेंड है, इसका मामूली एडजस्टमेंट रहेगा। कॉस्मो फिल्म्स यहाँ पर बोनस का जो है 2 शेयरों पर 1 जो शेयर दे रहे बोनस, इसका एडजस्टमेंट होगा। साथ में ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो यूएस में हाउसिंग स्टैट्स के डेटा आएंगे और चाइना में हाउस प्राइसेस डेटा आएगा मई महीने का। फ्राइडे की बात करते हैं यानी 17 जून, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, ₹2.85 का डिविडेंड था। अवेंटल का जो है बोनस, बीएसई लिस्टेड कंपनी है ये, तो यहाँ पर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर जो है उसका एक्स जो एडजस्टमेंट है वो देखने को मिलेगा। और साथ में ग्लोबल मार्केट्स में बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी, सीपीआई डेटा आएगा यूरोप का, और यूएस में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मई महीने के डेटा है, तो यहाँ पर बाजार नजर रखेगा। ये कब है एलन मस्क साहब की मीटिंग ट्विटर वालों से? सर ये तो कल है, लिंक तो आप तैयार कर ही लीजिए। ठीक है अगर वो बोले और कुछ इंटरेस्टिंग ना हो, मुश्किल है ऐसा तो नहीं हो गई, नहीं ऐसा हो गई इंटरेस्टिंग एम्प्लॉइज के लिए ना सर। तो क्या हो गया? उनको नहीं पता कि एम्प्लॉयज के लिए, आपको पता है। आप तो एम्प्लॉय नहीं है ना ट्विटर के, तो आपको पता है ना। बिल्कुल सर, आपको यही पता उनको क्या कहेंगे वो पता चलेगा सबको जी। तो ये एलन मस्क को नहीं पता सर पक्का लिंक पता, आशीष को पता चलेगा तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बोलना ही है। डन सर। हाँ, आप तैयारी रखिए, आने वाला है कुछ ना कुछ मजेदार। जी सर। तब कल है ना, तो परसों आप बताओगे। फ्राइडे है सर। चलिए परसों मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है। वो तो लाइव ट्वीट भी कर देंगे, उनका तो भरोसा नहीं। हाँ, वो करेंगे, डाल ही देंगे इसको। तो चलिए, ये इंटरेस्टिंग एक इवेंट होने वाला है। ऑफ कोर्स ईसीबी और फेड दोनों की आज बैठक है अब, तो इस पर भी नजर है। बताएं अरमान, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आज की। सबसे पहले ध्यान रखिएगा डेल्टा कॉपर, जिसमें राकेश झुंझुनवाला साहब ने लगभग 75 लाख शेयर बेचे हैं, और ये 1 जून से लेकर 14 जून तक लगभग 75 लाख शेयर्स उन्होंने बेचे हैं, और अभी भी उनकी हिस्सेदारी जो बची है वो लगभग 3.37% बची है बेचने के बाद भी।
JSW स्टील पर ध्यान रखिएगा, जिसमें मई में जो क्रूड स्टील का प्रोडक्शन वो लगभग 31% लगभग बढ़कर आया है, वो लगभग 18 लाख टन आया है। वहीं अगर फ्लैट रोल की बात करेंगे तो वहाँ पर 29% की बढ़ोतरी देखी गई है, पर अगर लॉन्ग रोल की बात करेंगे तो वहाँ पर लगभग 25% की बढ़ोतरी देखी गई है। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन पर ध्यान रखिएगा, जिसमें अब 5G स्पेक्ट्रम की जो नीलामी है उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। उसी के साथ साथ ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी नीलामी 20 साल के लिए की जाएगी और 26 जुलाई से स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होगी। उसी के साथ साथ यह भी उनको दिया गया है कि वो किस्तों में भी इसका स्पेक्ट्रम का पेमेंट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ एक और प्रावधान ये भी है कि वो 10 साल के बाद उसे सरेंडर भी कर सकते हैं। और अंत में अब मेरे पास कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें सेल है, जिसमें 14.3 लाख शेयर्स, HDFC लाइफ 8.2 लाख शेयर्स और अंत में NTPC है, जिसमें 25 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, कुछ बड़ी डील्स भी होती हुई दिखी हैं इस बाजार में और एक्शन भी बन रहा है। आइए हमारे सभी मेहमानों का भी करते हैं स्वागत। राकेश जी, कुणाल जी, सिमी जी हैं हमारे साथ, किरण जी, सच जी एंड ऑफ कोर्स आशु सर भी हमारे साथ हैं तैयार। कुछ बेहतरीन कॉल्स भी हैं इनकी तैयार। आइए पहला बिगुल क्लोजिंग शो का सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज का दिन एक खरीदारी का ही सलाह देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा एटलीस्ट जो सेक्टर पॉजिटिव है उसमें खरीदारी करके देखेंगे। ऑटो सेक्टर बहुत दिनों से आउट परफॉर्म किया है और आज भी ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। और ऑटो में टू व्हीलर में हीरो मोटो बहुत ही अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है, वीकली हाई बनाया है और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। 2625 के आसपास है कैश का भाव। मैं कैश का ही लेवल्स दे रही हूँ। पहला टारगेट होगा 2640, दूसरा होगा 2655 और तीसरा होगा 2670। ये तीनों टारगेट्स के लिए हीरो मोटोकॉर्प को खरीद कर चलेंगे। 2600 के नीचे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे और ये पोजीशन 2600 स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन होल्ड करेंगे फ्राइडे तक। अगर 2600 टूट गया तो निकल जाएंगे, नहीं तो 2670 तक का रैली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। जो पहले डिप से ही हम देख रहे हैं ऑटो स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी रही है। हीरो मोटोकॉर्प ऑफ कोर्स इस समय अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। नजर रखिए इस काउंटर पर। ऑटोज में टॉप गेनर है। टाटा मोटर्स भी ज़्यादा पीछे नहीं है, 2% की तेज़ी इस पर भी बनती हुई दिख रही है। आशु सर भी हैं तैयार, आइए उनसे भी एक नज़रिया लिया जाए बाजार का। आशु सर, बड़े इवेंट से पहले जितना एडजस्ट होना था बाजार को हो चुके हैं, इवेंट से पहले हल्के हो चुके हैं, या फिर थोड़ा स्कोप और है यहाँ पर एडजस्टमेंट का? कैसे देख रहे हैं आज बाजार के मूव को? दीपांशु, देखो ओवरऑल मार्केट तो सेम व्यू है कि मार्केट मतलब ओवरऑल ही ट्रैप्ड है, तो कोई बहुत बड़ा अपमूव तो नहीं है। नीचे कितना जा सकता है? अब 16-15,900 टूटने के बाद 15,500 ऑन द कार्ड्स है, ऑलमोस्ट हो चुका है। और भी नीचे के मतलब घर तो खुले ही हुए हैं इस मार्केट में, जिस तरह के अगर ग्लोबल सिचुएशंस खराब होती हैं। बट दीपांशु, हैविंग सेड दैट, मैंने कल भी सुबह एक स्प्रेड दिया था 15,700 पे ना कहीं मार्केट होल्ड कर रहा है। मतलब चाहे मैक्रो लेवल पे मंदी है, तेजी नहीं करनी है, स्टॉक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो ट्रेड है दीपांशु मेरे पास अभी भी मैं कहूंगा कि बेचने का नहीं है। मैं नहीं चाहता कि इस लेवल पे शॉर्ट करना चाहिए। और कल दीपांशु मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा कि एक तो मैंने कल स्प्रेड दिया था, वो इसलिए दिया था कि मुझे लगता है कि जितना भी खराब हो, मतलब या तो 0.75 आ जाए, कमेंट्री भी खराब हो जाए। जो अनिल जी सब कुछ सुबह मतलब कवर कर चुके हैं अपनी कमेंट्री में, तो सब सारा देश वही बात कर रहा है, वो उसी चीज की कि कितना खराब आता है और कितना खराब बोलते हैं, तो उसके चलते और कितना खराब हो जाता है। बट मुझे लगता है कि जिस डर से मतलब काफी चीजें हमारे को पता है, कुछ भी अब 0.75 भी हिडन नहीं है, तो मुझे लगता है कि ट्रेड यहां से ना बेचने का नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है जैसे होता है ना, मन कहता है कि मतलब अगर मार्केट को नीचे भी जाना है, जिसके चांसेस पूरे हैं, एक रिकवरी जरूर आनी चाहिए 200-250 पॉइंट की निफ्टी के अंदर, जो 16,000 तक लेके जाना चाहिए। अब 16,000 लेके जाने के लिए अगर मेरे कहने पे मैं ना निफ्टी प्लेन वनीला कॉल दे सकता हूं, ना निफ्टी फ्यूचर लेने के लिए कह सकता हूं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड इतना अनफेवरेबल है कि अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो सीधा थप्पड़ पड़ता है जोर से, और फिर वो अगली बार लेने के लिए नहीं रह सकते। तो उसके लिए दीपांशु आज के लिए भी, जैसे अनिल जी ने बोला कि नो ट्रेड है, मेरे पास भी नो ट्रेड है, लेकिन उस नो ट्रेड को भी कैसे करना है उसके लिए एक स्प्रेड है। और उससे पहले मैं कल के स्प्रेड का अपडेट दे देता हूं। कल हमने दीपांशु दिया था कि 15,800 की एक कॉल लेनी है और 16,000 की 2 कॉल बेचनी है, जो कि नीचे में मेरे को सिर्फ 18 रुपए की कॉस्ट थी। मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो था 18 रुपीज और ऊपर में 16,200 तक सेफ था। आज वो कोई स्प्रेड बनाता है दीपांशु अभी, तो उसका भाव हो गया 40 रुपए। तो जो हमने 18 रुपए में दिया था उसका भाव है 38 से 40 रुपए। दैट मीन जितनी कॉस्ट लगाई थी आप उसका डबल पैसा बना चुके हैं। अगर किसी ने ज्यादा क्वांटिटी की है पूरा बुक कर सकता है,
आधा बुक कर सकता है, 18 की कॉस्ट पूरी निकल आएगी और उसको अभी भी रख सकता है। स्प्रेड बहुत अच्छा है अगर कहीं ना कहीं 15,800-600 के ऊपर बाउंस बैक आता है तो। और जो नया ट्रेडर है दीपांशु, अगर किसी को कल के इवेंट में कुछ करके भी जाना है, मतलब नो ट्रेड की तरह, और कुछ हो जाए तो कुछ मिल भी जाए, तो जो मैंने अपना व्यू शेयर किया कि दीपांशु मेरे पास मंदी नहीं है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर घटना भी है तो एक बार 200 पॉइंट की रिकवरी आनी चाहिए। तो वो जो नया स्प्रेड है दीपांशु वो है 15,850 की एक कॉल लेनी है और 15,950 की 2 कॉल बेचनी है। फिर बोल रहा हूं दीपांशु 15,850 जो कि यहां से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर है उसकी एक कॉल लेनी है और 200 पॉइंट ऊपर की 2 कॉल बेचनी है। इस स्प्रेड की कॉस्ट जीरो आएगी, 1-2 रुपए मिलेंगे ही आपको। सेफ कहां तक है? 16,050 तक। तो 16,050 तक मैं ऊपर सेफ हूं, नीचे मेरी कोई कॉस्ट नहीं है। कल 15,000 भी निफ्टी आ जाए मेरे को 1 रुपए का लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर वो जो 200 पॉइंट की रिकवरी मैं देख रहा हूं दीपांशु, किसी वजह से आधा % आ जाए या डाउ रोज घट रहा है, डाउ में भी तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, सब लोग उस चक्कर में शॉर्ट हो जाए और कहीं बाउंस बैक आ जाए, तो प्योरली उस बाउंस बैक को प्ले करने के लिए सिर्फ विदाउट कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट तेजी में देना इस टाइम पे कोई प्रूडेंट चीज नहीं है, उसके लिए ये स्प्रेड है। तो एक हमारा स्प्रेड है 15,800 16,000 जो कल बना था, और आज 850 900 ये रेंज कम हो गई है क्योंकि प्रीमियम छूट गए हैं, दिन कम हो गए हैं। कल 2 दिन थे, आज 1 दिन है, तो रैशनल बिहाइंड दिस स्प्रेड इज दिस। और दीपांशु, अनिल जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उस दिन की हमारी डिस्कशन रह गई थी, जब भी आज पूरे 1.5 घंटे में उनको टाइम मिले, मुझे 2.5 मिनट बहुत जरूरी चाहिए उनसे, वो जब भी चाहे, मतलब 2.5 मिनट। डन सर, आपकी अपॉइंटमेंट बुक 2.5 मिनट की अपॉइंटमेंट अनिल जी के साथ थोड़ी देर में करवाते हैं सर। थोड़े कॉल्स भी लेना बाकी हैं। एक शानदार एक्सक्लूसिव खबर भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बस कुछ ही देर में, उस पर भी लेनी है हमारे एक्सपर्ट्स की राय। उससे पहले 1-2 स्टॉक्स जो अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं उस पर एक बार राय लेने हैं। और किरण जी, बजाज फाइनेंस और मोर इंपॉर्टेंटली बजाज फिनसर्व दोनों में अच्छी मूव आ रही है। एनबीएफसीज इनफैक्ट थोड़ा आउट परफॉर्म इस समय करती हुई दिख रही है सर। जरा चार्ट देखें, बताएं क्या राय है। बजाज फिनसर्व 4% ऊपर था थोड़ी देर पहले, बजाज फाइनेंस में भी 2% की मूव आ रही है, फिनसर्व तो अब 4.5% हो गया सर। देखिए, दोनों स्टॉक्स अभी वीक ही है, ये पुल बैक रैली कहलाएंगे। पिछला जो स्विंग बॉटम था बजाज फाइनेंस का, उसने तोड़ दिया परसों के ट्रेड में, कल उसके नीचे ही ट्रेड करता नजर आ रहा था। तो मेरा मानना है चार्ट स्ट्रक्चर मीडियम टर्म का वीक ही है, ये पुल बैक रैली कहलाएंगे। बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस हमें 56-50 तक ले जा सकता है, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। जहां पे बजाज फिनसर्व की बात है, मुझे लगता है कि इधर भी एक पुल बैक रैली देखने को मिलेगी, जो कि बेस्ट केस सिनेरियो में हम 12,150 तक ले जा सकते हैं। पर इसके ऊपर की लेवल अभी के लिए मैं नहीं देखता, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर दोनों के अभी वीक देखने को मिल रहा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी के वीक हैं, एक बाउंस बैक जरूर आ रहा है। अब इस बाउंस बैक में क्या बाजार और ऊपर जाएगा या यहाँ से फिसलेगा, ये एनीबडीज गेस है। बट हाँ, इस समय मूवमेंट बढ़िया आते हुए दिख रहा है जहाँ तक बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही काउंटर्स का सवाल है। 1-2 और स्टॉक्स जहां पर अच्छी मूव आ रही है। आईजीएल देखिए, लगातार दूसरे दिन इसमें खरीदारी हो रही है। एमजीएल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। गुजरात गैस में भी आप पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं, बट आईजीएल क्लियरली एक अच्छी मूव में है। सचिन जी, जरा आईजीएल का चार्ट देखें सर। कल भी 3-3.5% ऊपर था, आज भी 3-3.5% ऊपर है। बाकी दो ऊंचाई से फिसल चुके हैं, बट ये अपनी गेन्स होल्ड कर रहा है। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। क्लियरली यहाँ पर 3 दिनों की गिरावट के बाद एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन ज़रूर हुआ है। एंड इनफैक्ट कमेंडेबल ये है कि इसने जो अपना ओपन लो बनाया था सुबह 345.35, ये जो डेसिमल में बनाया था, ये इसने काफ़ी अच्छी तरह होल्ड किया है। तो मुझे लग रहा है अगर थोड़ी सी रिकवरी आती भी है तो लगभग अपने जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस है 5 and 20, तो उसका 20 जो है वो लगभग अराउंड 362 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक 10 रुपये की और अपसाइड यहाँ पर पार्टिसिपेट की जा सकती है। स्टॉप लॉस अभी यहाँ से आपको लगाना चाहिए अराउंड 349 के आसपास ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशन को रोल ओवर करना चाहिए अगले सत्र के लिए। सो डेफिनेटली थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रैक्शन है। 3 दिनों की गिरावट के बाद एक अच्छा पुल बैक है। तो ये है आईजीएल आपके लिए। रखते हैं नजर, स्टॉक में एक अच्छी मूव आपको बनती हुई दिख रही है। चुनिंदा बैंक्स पर रखी नजर, यहाँ पर भी मूव आ रही है और एनबीएफसीज भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो अनिल जी, फाइनेंशियल्स में कुछ हो रहा है, हाँ। हालांकि बैंक निफ्टी भाग नहीं रहा है, बट फाइनेंशियल्स में कुछ एक्शन हो रहा है सर। दीप, ये बात तो आपने अच्छी कही, काफ़ी कुछ एक्शन हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक अलग तरह की चीज़ बताता हूँ और पूछता भी हूँ, आपको भी, हमारे सारे एक्सपर्ट को भी। समझो अगर आपको कोई शेयर खरीदना है जी, तो कैसा रहे कि आपको शेयर आपको सस्ते दाम में खरीदने को मिले, और अगर बेचना हो तो आपका ऊंचे दाम में बिके। तो ये तो बेस्ट चीज़ है सर, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया चीज़ है। कुणाल जी, सुन के आनंद आ रहा है? हो ना हो अलग बात है। आनंद जी,
अनिल जी टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है अनिल जी सुनकर। नहीं ये अब जो है ना टू गुड टू बी ट्रू, ये वाकई में सही होने वाला। आशु सर भी कुछ कह रहे हैं। जी आशु सर। अनिल जी मैं तो मतलब इतना ग्रीडी नहीं हूँ, नीचे दिलवाए ना दिलवाए ऊपर दिखवा बिल्कुल, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो पार्शियली सच्चे है, अर्ध सत्य, पूर्ण सत्य हम आपको बताने जा रहे हैं। यानी कि देखिए, नीचे खरीदना और ऊपर बेचना है, ये डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा कि कब। लेकिन जब आप खरीदने या बेचने का डिसीजन ले रहे हैं तब आपको उस वक्त शेयर सबसे सस्ता मिले जब आप खरीदने जा रहे हैं, जब बेचने जा रहे हैं उस वक्त सबसे महंगा बिके, इसकी कोशिश होती दिख रही है। और यही है हमारी अगली बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जो लेकर आ रहे हैं ब्रजेश, हमारे सहयोगी। बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जब भी आप शेयरों में कोई भी सौदा करें आपको मिले बेस्ट भाव, खरीदते समय सस्ता, बेचते समय महंगा। और इसके लिए क्या तैयारियां होने जा रही है, ये हर एक इन्वेस्टर, हर एक ट्रेडर और हर एक ब्रोकर और उनके ऑफिस में काम करने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। ब्रजेश बताइए क्या है एक्सक्लूसिव खबर। जो बेसिकली सेबी का इंटेंट है कि बेस्ट प्राइस एक्सिक्यूशन की जो पॉलिसी है इसको थोड़ा ठीक किया जा रहा है। ठीक कैसे किया जा रहा है, ये सोचा जा रहा है कि जो अगर कोई बड़ा सौदा है तो बड़े सौदे में जो इतना बड़ा सौदा है कि शायद कोई एक एक्सचेंज पूरा ना कर पाए, तो पूरी जो दोनों एक्सचेंज को आने वाली ऑर्डर बुक है उसको मर्ज कर दिया जाए। मर्ज कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि किसी एक एक्सचेंज पे मान लीजिए कि 5000 शेयर ऐसे हैं जो दूसरे एक्सचेंज से आपको 25 पैसे या 40 पैसे या 50 पैसे या सस्ते मिल रहे हैं, तो वो आपको 5000 शेयर वहाँ से मिल जाएं और बाकी के शेयर जो है वो दूसरे एक्सचेंज से या तीसरे एक्सचेंज से जहाँ पे ट्रेडिंग होती है वहाँ से वो शेयर मिल जाए। तो ये जो है इस पॉलिसी पर काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि जून के अंत तक जो है इस पर पूरी सहमति मोटे तौर पर बन गई है सेबी के वर्किंग ग्रुप में। और जून के बाद मुमकिन है कि कभी भी इसको लेकर के एक्सचेंज नियम जारी कर सकते हैं ब्रोकर्स के लिए कि ये पूरा इस तरह से लागू किया जाए। अभी जो सबसे बड़ी अड़चन यही आती थी, ब्रोकर कहते थे कि एक एक्सचेंज पे हमें सस्ता तो मिल रहा है लेकिन हम उसको कैसे एक्सिक्यूट करें क्योंकि दूसरे एक्सचेंज पे उतनी क्वांटिटी नहीं है। तो अब ये बड़ा क्लियर होगा, डिफाइंड होगा कि जहाँ से सस्ता मिल रहा है पहले आपको उसको तो लेना ही लेना है, बाकी जो बच रहा है आप दूसरी जगह से ले लीजिए। या इसी तरह से अगर किसी को बेचना है तो जहां सबसे अच्छा भाव रहा है पहले आप उसको एक्सिक्यूट कीजिए, जो बचे वो दूसरे एक्सचेंज पे जाइए। तो ये व्यवस्था है पूरी, वो जो है एक तरह से कहें तो निवेशकों के हित में होने वाली है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये कि जो आर्बिट्राजर्स हैं जो एक एक्सचेंज और दूसरे एक्सचेंज के बीच में भाव फर्क ढूंढते हैं, उनके लिए मामला मुश्किल हो जाएगा, राइट? लगता तो है ऐसा कि शायद मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये ब्रजेश बताइए कि ये हर एक ट्रेड के लिए लागू करने की तैयारी है या फिलहाल कुछ बड़े ऑर्डर्स पर ही लागू किया जाएगा? ये सबके लिए है। अगर मान लीजिए कहीं पर छोटा आ रहा है तो छोटा, बड़ा आ रहा है तो बड़ा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे दीप है और इनको लेने हैं 50 शेयर HDFC लिमिटेड के। दीप छोटा तो नहीं बोला ऑर्डर? हाँ? आपकी क्षमता के हिसाब से छोटा बोला तो माफ हाँ, नहीं बुरा मान जाए, भरोसा नहीं बोले सर खाली 50 शेयर, ऐसा थोड़ी। अच्छा, तो दीप हमारे 50 शेयर खरीदने जा रहे हैं, चलो 50 शेयर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 500 मान लो, और वो भी आपके कैश मार्केट में खरीदने डिलीवरी के लिहाज से फॉर एग्जाम्पल। तो क्या ऐसा होगा कि भाई 500 शेयर का ऑर्डर जब जाए दीप का तो BSE और NSE दो ही एक्सचेंज है अभी, तो दोनों में से जहाँ सस्ते भाव में मिल रहा हो वहाँ एग्जीक्यूट हो जाए? बिल्कुल, आधा 250-300 NSE में हो जाए, 150-200 BSE में हो जाए, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल, यही इंटेंट है। इंटेंट यही है हाँ। कि अगर इन्वेस्टर को कोई अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होने देना है, चाहे जब वो बेचने जाए और चाहे वो खरीदने जाए। और ऑर्डर एक ही डालना है? बिल्कुल, ऐसा नहीं ऑर्डर अलग अलग डालना है कि BSE का ऑर्डर अलग डालो, NSE का अलग डालो। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए कि 112 रुपए 25 पैसे पे आप 10,000 शेयर कोई खरीद रहे हैं। ठीक है। एक एक्सचेंज पे भाव है 112 रुपए 25 पैसे, दूसरे पे 112 रुपए 50 पैसे, 10,000 की क्वांटिटी है। ठीक है। तो एक्सचेंज ए पे लागत आपकी करीब बैठेगी 11,22,500 और एक्सचेंज बी पे बैठेगी 11,25,000, यानी 2,500 रुपए का आपका फर्क पड़ा। अब ये 2,500 रुपए में अगर आप देखें तो अगर पुराने वाले भाव पे आपको मिल जाते हैं तो 22 शेयर आपके एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। करेक्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस किसी इन्वेस्टर को क्यों होना चाहिए? ओके। और ये 2-3 साल से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन किसी न किसी की वजह से इस पे कोई आगे बढ़ नहीं पा रहा था। सेबी का प्रिंसिपल बहुत क्लियर है कि जो भी हो फेयर एक्सिक्यूशन हो और अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होने देना है। तो ये होने की तैयारी कब तक होगा?
जून अंत तक तो ये वर्किंग ग्रुप का ब्रॉडर मतलब मोटे तौर पे सहमति बन चुकी है। बाकी ये है कि ये एक्सचेंजेस को जून के बाद मतलब समझिए जून अंत तक ये रिपोर्ट दे देगी वर्किंग ग्रुप। उसके बाद एक्सचेंजेस को लागू करने को कहा जाएगा कि आप ये कीजिए, ब्रोकर्स को बोलिए अगर उनके सॉफ्टवेयर में इस तरह की कोई इश्यूज हैं इसके एग्जीक्यूशन में तो वो अपने लेवल पे ठीक कर लें। वाह। और अगर किसी के पास एक ही एक्सचेंज है तो ब्रोकर के पास दूसरा हाँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इसका ऑर्डर बुक मर्ज होने का एक फायदा क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी एक्सचेंज में बंद हो गया तो भी हो जाएगा, दिक्कत आ गई। इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो अपने आप हो जाएगी। इंटरऑपरेबिलिटी अगर है तो दूसरा एक्सचेंज पे सौदा क्यों नहीं एक्सिक्यूट कर लिया जाए। अच्छा, एक चीज और बताओ कि अगर कोई ब्रोकर ऐसा है जिसके पास या तो एनएससी का ही कार्ड है या बीसी का ही है तो उसको दिक्कत होगी। नहीं तो ऑर्डर बुक तो मर्ज हो ही जाएगी ना। ऑर्डर बुक तो एक्सचेंज लेवल पे मर्ज होगी, ब्रोकर लेवल पर मर्ज होगी, वो तो एक्सचेंज लेवल पर मर्ज हो जाएगी है ना। तो ऑर्डर तो तो फिर लोगों को दो एक्सचेंज की मेंबरशिप लेने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल है ना, सही बात है। फिर वो एक्सचेंज के लेवल पे मर्ज होगी। अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो फिर दो के लेवल पे मर्ज होगी और इंटरऑपरेबिलिटी है तो इस तरह से कोई है ना दिक्कत नहीं होगी। आशीष सर, विशेष टिप्पणी? नहीं अनिल जी, देखिए ये चीज़ तो अच्छी है। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे मतलब डिफिकल्ट है, क्योंकि जो एक्सचेंज की ये ऑपरेबिलिटी है सॉरी, तो ये भी अनिल जी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है ये मतलब जो है। तो इसलिए एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अनिल जी वो है कि कितना एग्जीक्यूट होता है और कितना हो जाता है। और आजकल तो अनिल जी कैश में इतने बड़े बड़े ऑर्डर हैं नहीं, जो बड़े ऑर्डर हैं सारे फ्यूचर्स में हैं और उसमें एक्सचेंज लिमिट लगाती जा रही है। बैंक निफ्टी का भी पर ऑर्डर कम कर दिया है और निफ्टी का भी कम कर दिया है। उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अनिल जी वो। तो ये अनिल जी कोई बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अनिल जी। बट देखते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ है और कोशिश यही है कि बेस्ट प्राइस आपको दिया जाए, बेस्ट प्राइस पे ट्रेड हो, जैसा ब्रिजेश बता रहे थे। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर बड़े ऑर्डर्स देखें तो 10-20 पैसे का फ़र्क काफ़ी अहम रहता है और उसका इम्पैक्ट आप बाजार पर भी देखेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश, ये एक्सक्लूसिव खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक्शन आ सकता है ये सेबी की तरफ से। आई एक्शन बाजार में बना हुआ है। आज आरबीएल बैंक बाउंस बैक कर रहा है, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है, बट इसमें एक मूव आ रही है आपके लिए M&M फाइनेंस के शेयर में भी, और ये अच्छी मूव दिखा रहा है। 3.5% ऊपर फिलहाल M&M फाइनेंस ट्रेड कर रहा है। बंसल जी जरा देखें, M&M फाइनेंस का शेयर सर 178 का लेवल आ रहा है। दीपांशु, बेहतरीन इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है। स्टॉक गिरा है, एक्चुअली मार्केट की करेक्शन आई है, आज एक स्मार्ट रिबाउंड देखने को मिल रहा है। जिनके पास है दीपांशु, होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर हम बड़े चार्ज पर बड़े ब्रेकआउट की वेट कर रहे हैं और वो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 190 की क्लोजिंग के ऊपर। तो जिनके पास है दीपांशु, होल्ड करना चाहिए। जब मार्केट रिकवर होगी तो M&M फाइनेंस भी NBFC स्पेस में एक अच्छी रैली दिखाने का दमखम रखता है। तो जिन्होंने ले रखा है डिलीवरी के अंदर, होल्ड करें। के अंदर तो होल्ड करें। ये है आपके लिए M&M फाइनेंस। आइए, जय ठक्कर भी है हमारे साथ तैयार और चलते हैं उनके पास कैश के ऑप्शन के लिए। गुड आफ्टरनून जय, बताइए क्या है व्यू आपका? गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। वेल दीप, अनिल जी ने एक सुबह क्वेश्चन पूछा था, था ऐसा कि कॉल ऑप्शन दिया कि नहीं। मैंने बोला कि डेटा का वेट करना चाहूंगा और अब मुझे जो हिसाब से एक चीज देखने मिल रहा है कि एट द लोअर लेवल्स हमें अच्छा खासा एक एडिशन देखने मिल रहा है पुट साइड पर। और बड़े इवेंट के पहले अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे होनी चाहिए वो लॉन्ग ट्रायंगल की होनी चाहिए। आप 75 ऊपर पर 15,800 का कॉल खरीदे। दीप, करना ही है कि हमारा ऑलरेडी 15,600 का पुट ओपन था। मैंने मॉर्निंग में भी कहा कि मैं उसके बाद आई लाइक टू स्टे विद दैट। एंड हमें मार्केट आप भी नेगेटिव में आते हुए भी देखने मिला था, फिर से तो नेगेटिव पॉजिटिव कंटिन्यूसली होते जा रहा है मार्केट आज। और आज की जो हिसाब से ये वेरी शॉर्ट रेंज रही है। जनरली इवेंट के पहले ये जो शॉर्ट रेंज मिलती है एंड दैट इज अ वेरी वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। अगर वो रह जाती है तो टू क्रिएट अ लॉन्ग ट्रायंगल, एंड इसीलिए 75 पर मैं रेकमेंड कर रहा हूँ 15,800 का कॉल। तो आपका जो टोटल दीप मैं देख रहा हूँ, मैंने 67 पर पुट रेकमेंड किया है, 75 पर ये आपका कॉल हो गया। सो 67 एंड 75 टोटल हो जाएगा 142 दीप। इसका जनरली ट्रायंगल्स कैसी कोई स्ट्रैटेजी होती है थोड़ी कॉस्टली होती है। सो इसका जो आपका टोटल कॉस्ट है 142 है। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दीपांशु, दैट वुड बी एट 86। सो आपका डाउनसाइड रिस्क हो जाएगा 56 का।
86 का आपका जो आज के लिए नहीं होना चाहिए, आज के क्लोजिंग। एक सेकंड, आप जो सुबह का ऑप्शन था उसके साथ इसको कंबाइन कर रहे हैं या फिर ये एक फ्रेश कॉल दे रहे हैं? जरा फिर से बताएं जी। नहीं, कल जो हमने पुट ऑप्शन, हाँ जी, कल हमने एक पुट ऑप्शन दिया था और मैंने मॉर्निंग में कहा था कि बने रहे उसके साथ। वो जो पुट ऑप्शन है 15,600 का, जिनके पास भी है वो 15,800 का कॉल ले ले, जिनके पास नहीं है वो तो दोनों ही अभी ले ले, 15,800 का कॉल और 15,600 का पुट ऑप्शन। ये टोटल में कल के पुट और आज का कॉल का अगर मिला लूं, बिकॉज दैट शुड बी दी करेक्ट थिंग, सो 142 का टोटल हो रहा है, जिसमें 86 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ये हमें दीप कल मॉर्निंग में ही वेरी लाइकली स्क्वायर ऑफ करने मिल जाएगा विद दी ओपनिंग एट अराउंड बाय 10 मैक्स। एंड यहाँ पे अपसाइड मुझे ऐसा नजर आ रहा है, बिकॉज सी ये जो रेंज, टाइट रेंज जितनी बनी उसके बाद जनरली जो एक मूव हमें जनरली देखने मिलता है शुड बी एट अराउंड 1.5-2% का। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 200+ पॉइंट का मूव कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने मिलेगा निफ्टी में। सो आइदर वी आर गोइंग टू 15,850-900 और मे बी वी आर गोइंग टू 15,600 एंड बिलो। सो हेंस मैंने 15,800 का कॉल अभी 75 पर रिकमेंड किया है। देयर इज अ वेरी हायर चांस दी कि मैं इस रेंज में मार्केट कल नहीं मिलेगा। इस रेंज में मार्केट नहीं मिलेगा, या तो 200 पॉइंट ऊपर जाने वाला है या 200 पॉइंट नीचे जाने वाला है। तो स्ट्रैंगल बना रहे हैं। जो कल 15,600 का पुट खरीदने की जय ने राय दी थी, उसके साथ अब आप एक 15,800 का कॉल भी खरीद लें। ये जय की तरफ से आपके लिए रिकमेंडेशन आ रही है। तो दोनों तरफ के मूवमेंट के लिए आप सेफ हो जाएंगे। ये जय का व्यू है इस समय। आइए, 2:30 बज गए हैं, करते हैं स्वागत सदाबहार सेठी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। गुड आफ्टरनून सेठी साहब। रेंज बाउंड बाजार है बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर। बताएं सर, क्या करना है इस बाजार में? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए दीपांशु, 2 स्टॉक है आज कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। जी सर बताएं। जो दीपांशु आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, TWL इसका NSE का टिकर है। 107 रुपए के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये भारत की वन ऑफ द लीडिंग फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेस और मेट्रो रेल्स बनाने वाली कंपनी है, जो भारत में तो करती है, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स भी करती है। फिर इनका एक इटली में भी इनकी एक सब्सिडरी है टीटागढ़ फिरेमा, तो उसके थ्रू ये इटली में भी प्रेजेंट है। बाकी रेलवेज के से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उस पर मैं बुलिश हूँ। बहुत ही जबरदस्त एक ऑर्डर इनफ्लोज आ रहे हैं। अभी हाल ही में 63,000 वैगन का बड़ा ऑर्डर अवार्ड किया रेलवेज ने, जिसका मेजर बेनिफिट टीटागढ़ वैगन है, टेक्समेको है, BEML, इन तरह की कंपनियों को हुआ है। बाकी आने वाले 3 साल में ऐसे माना जा रहा है कि 90,000 नए वैगन्स के ऑर्डर्स करेंगे रेलवे, जो कि करीबन 35,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। फिर 400 वंदे भारत ट्रेन की भी प्लानिंग है, जिसकी 50,000 करोड़ रुपए की अपॉर्चुनिटी है वो। फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स भी 30,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी आएगी इनके सामने। तो मुझे लगता है ये जो कंपनी है आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में बहुत अच्छा कर सकती है। और इनकी मैं शेयर होल्डिंग देख रहा था, FIIs DIs भी अराउंड 12.6% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC म्यूचुअल फंड काफी बड़ा है 7.44%, और बाजार के दिग्गज निवेशक आकाश भंसाली जी भी अराउंड 1.2% स्टेक इसमें ओन करते हैं। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 120 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 100 रुपए का। तो 120 का टारगेट, 100 रुपए का स्टॉप लॉस, टीटागढ़ वैगन्स, इस पर करनी है खरीदारी। सीरीज आपको आ रहा है ये काउंटर पसंद। बताएं सर आपकी दूसरी कॉल आज की। दीपांशु, जो आज का दूसरा स्टॉक है एक वापिस ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जो कि अभी 2290 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये कोयम्बटूर बेस्ड एक कंपनी है जो कि प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, खास करके ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग, इन 3 सेगमेंट्स को कैटर करती है। 12 से ज्यादा कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, मार्केट क्लाइंट लिस्ट, और कई सारे प्रोडक्ट्स में तो ये मार्केट लीडर है। फिर हाल ही में कंपनी ने वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए स्टोरेज सॉल्यूशन के सेगमेंट में फोरे किया, जिसका काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे नजर आ रही है। बहुत ही दमदार कंपनी के मार्च क्वार्टर के नतीजे थे। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 19.5%, फिर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 15%, और इसमें भी FIIs DIs अराउंड 18.4% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें मेरे है, इन्वेस्को, आदित्य बिरला सन लाइफ, टाटा और HSBC, और इवन IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो भी इस कंपनी में 4.79% स्टेक ओन करती है। मुझे लगता है अभी जो ऑटो सेक्टर एक बहुत अच्छे पॉजिटिव अपट्रेंड में है, बाजार में सेंटिमेंट्स ठीक रहेंगे तो ये स्टॉक, ये कंपनीज
बहुत अच्छा करेगी और वहां से ये एक दमदार कंपनी है जो लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है इसमें सेंटिमेंट्स ठीक होंगे। तो ये 2425 का मेरा टारगेट है, 2260 का स्टॉप लॉस रखना है। तो ये है आपके लिए सिटी साहब की तरफ से 2 बेहतरीन कॉल्स, क्रॉफ्टमैन ऑटो और साथ ही टीटागढ़ वैगन्स, जिस पर करनी है खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर बिकवाली करनी है ITC के फ्यूचर्स में। कल के सत्र का जो स्विंग आया था ये भी इसने एक बार चैलेंज किया है, बट उसके ऊपर ट्रेंड नहीं हो पाया है। एंड जिस तरीके से इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 and 20 का कन्वर्जन्स है लगभग 268 के आसपास, तो मुझे लग रहा है जब तक ये क्लोजिंग इसके ऊपर होती नहीं है तब तक एक पॉजिटिव ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए काउंटर में। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है कि जो एक स्विंग बना था कल के सत्र में 263 के आसपास का, वो आई थिंक इंट्राडे में अचीव होना चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड लगभग 258 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो बिकवाली करनी है ITC के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 269 के आसपास। पहला टारगेट होगा 263 का, फाइनल टारगेट होगा अराउंड 258 का। यह है आपके लिए ITC पर सेल कॉल। इस समय सपोर्ट के मूड में नहीं है, हालांकि पिछली गिरावटों में बाजार को जरूर सपोर्ट किया ITC ने। फिलहाल थोड़ा मूड इसका नहीं दिख रहा है और इसलिए स्टॉक भी अब फिसलने के लिए है तैयार। पर एक स्पेस जहां पर हमने भारी गिरावट देखी है वो है नेचुरल गैस। कल शाम हमने देखा अमेरिका में भारी गिरावट आई थी नेचुरल गैस के प्राइसेस में। हमारे बाजार में देखिए कुछ समय पहले 700 के ऊपर दाम थे, आज 570 के नीचे आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में 100-125 रुपए की आपने गिरावट देखी है। ऐसा क्या हो गया कि सडनली इतनी बड़ी गिरावट आई है नेचुरल गैस के प्राइसेस में? आइए इसके बारे में जानते हैं नेहा के साथ। नेहा, ऑफकोर्स नजर तो बनी है कच्चे तेल के साथ साथ गैस प्राइसेस में, बट ये इतनी बड़ी गिरावट कहाँ से आ गई यहाँ पर? दीप, वो तो मैं बताऊंगी, साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि 2 अलग अलग महाद्वीपों में जो उनके बेंचमार्क्स हैं उन दोनों में अलग अलग दिशा में नेचुरल गैस जाते हुए देखा है। सिंस आपने अमेरिका का पहले जिक्र किया और क्योंकि वो बेंचमार्क है जिसे हमारे मार्केट्स भी फॉलो करते हैं, उसके बारे में बता देती हूँ। मंगलवार को शाम को हमने एकाएक 16-17% की गिरावट आते हुए देखी। अब ये दरअसल गिरावट क्यों आई है, ऐसा क्या हो गया कि $9.60 का जो गैस पिछले हफ्ते बिक रहा था वो 26% टैंक कर गया और $7.20 के नीचे इसकी कीमतें आ गई। दरअसल टेक्सास में जो फ्रीपोर्ट LNG है वहां पर हमने पिछले हफ्ते ही सुना था कि उनकी जो फैसिलिटी है वहां पर आग लग गई थी। उसके बाद तुरंत प्रभाव से उस फैसिलिटी को बंद कर दिया गया। अब वो 3 हफ्ते के लिए बंद रहेगी, ये खबर तो थी। उसके बाद हमने पिछले हफ्ते ही एक्शन आते हुए देखा था। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है वो ये कि फ्रीपोर्ट LNG की तरफ से ये बयान निकल कर आया है कि हम महीने के अंत में फैसिलिटी शुरू तो कर देंगे, लेकिन पूरी तरह से उसे ऑपरेशनल होने में 3 महीने का वक्त, 90 दिन का वक्त और लगेगा। इस खबर के आने के बाद हमने एकाएक नेचुरल गैस को गिरते हुए देखा। क्यों? क्योंकि फ्रीपोर्ट LNG अमेरिका की बड़ी नेचुरल गैस लिक्विफाइंग फैसिलिटीज में से आ जाती है। अब ये जब यहाँ पर लिक्विफिकेशन का काम नहीं होगा तो जाहिर तौर पर नेचुरल गैस की डिमांड नहीं निकल कर आएगी। भंडार अभी अमेरिका में नेचुरल गैस का 5 साल का औसत देखें तो 15% नीचे चल रहा है। तो एक तरह से सप्लाई के लिहाज से ये कंफर्टेबल पोजीशन हो गई है कि जब तक ठंड का सीजन आएगा नेचुरल गैस की सप्लाईज हैं थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। इसी के कारण हमने देखा है कि जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं उनमें प्रेशर दिखा है। मैं क्विकली ऐड कर देती हूँ कि यूरोप में क्या हुआ है। यूरोप में दरअसल गैसप्रॉम की वजह से तहलका मचा है। रशिया के गैसप्रॉम ने कह दिया है कि जो गैस सप्लाईज हम जर्मनी को वाया बाल्टिक सी भेजते थे उसमें अब वो 40% की कटौती करने वाले हैं। पहला प्लांट वॉल्यूम था 167 मिलियन क्यूबिक मीटर का प्रतिदिन, अब उसको कहा है कि हम 100 के ऊपर नहीं ले जाएंगे। और इसका पूरा ठीकरा उन्होंने जर्मनी की जो हैवी इंजीनियरिंग कंपनी है सीमेंस उस पर फोड़ दिया है। ये इनकी इक्विपमेंट पार्टनर है और कहा है कि उनके टर्बाइंस को चलाने में जिस कंप्रेसर यूनिट का इस्तेमाल होता था रिपेयर के लिए भेजी थी उन्होंने समय पर लौटाई नहीं। इस कारण से अब हमारे रिपेयर का काम थोड़ा सा लंबा खींचेगा और इस वजह से हम इनकी सप्लाईज काटेंगे। आपको पहले भी याद होगा कि पोलैंड, बुल्गारिया, नेदरलैंड, फिनलैंड, इन सब की जो गैस सप्लाईज है रशिया पहले ही रोक चुका है। तो ये अब दिक्कत की बात हो जाती है कि 40% और गैस सप्लाईज यहाँ बाधित होने वाली है। और ये जो फ्रीपोर्ट LNG है जहाँ से एक्सपोर्ट्स अब रुक गए हैं, आपको बता दूं कि यूरोप की जो गैस की रिक्वायरमेंट है उसका 10% फ्रीपोर्ट LNG भी करता था। मतलब अब अमेरिका की भी जो गैस सप्लाईज होती थी वो भी बाधित हो गई हैं। तो ये 2 बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अमेरिका में तो खैर गैस की कीमतें नीचे आई लेकिन यूरोप में उसी अनुपात में बढ़ गई।
तो ये है आपके लिए कुछ फैक्टर जिसकी वजह से हम इतना बड़ा उतार चढ़ाव देख रहे हैं। और स्पेशली आज जो हमारी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वहाँ पर तो आपने एक शानदार मूव दिखी है। आईजीएल इन पर्टिकुलर 2 दिनों से अच्छी होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है और अभी भी एक्शन में ही है ये काउंटर। शुक्रिया नेहा ये डिटेल्स देने के लिए। थोड़ी देर में रुपए पर भी डालेंगे नज़र और करेंसी बाजार में क्या कुछ चल रहा है ये भी जानेंगे नेहा के साथ। आइए उससे पहले एक बार जरा देखते हैं कुछ और स्टॉक्स जो मूवमेंट दिखा रहे हैं। उसमें से पॉलीकैब ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, हालांकि डेज हाई से थोड़ा ऑफ है बट इसमें एक्शन अच्छा बना हुआ है। जय जरा देखें पॉलीकैब का चार्ट 2200 के आसपास, 2200 के ऊपर ही है इनफैक्ट। कोई व्यू इस पे? बिल्कुल दीपांशु देखिए इसमें मेरा व्यू थोड़ा भी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए नेगेटिव है। रीजन दिस कि इसमें कल एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन देखने मिला था। इनफैक्ट मैंने कल ये रेकमेंड भी किया था शॉर्ट साइड पर और अभी भी इसमें हमारे लेवल्स जो है वो इंटैक्ट है। आई मीन नाइदर द स्टॉप लॉस और नॉट द टारगेट हैज बीन हिट बट देन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से इसके मल्टीपल स्विंग सपोर्ट के नीचे कल एक ब्रेकडाउन देखने मिला थी, ये जस्ट एक बाउंस बैक है। इट मे एक्सटेंड मे बी फर्दर बट देन इसमें जो हिसाब से एक नेगेटिव डाइवर्जेंस डीप देखने मिला इसके वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे वीकली डेली चार्ट्स पर तो लगभग 3 to 4 डाइवर्जेंसीज है। एंड हाई लेवल्स पर जो एक रेंज बनी हुई थी दीप इसकी 2170 2200 मानिया एंड ऊपर में लगभग 2700, तो ये जो 500 550 पॉइंट की रेंज है दीप ये मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बिकॉज एट हायर लेवल्स इट हैज कंसोलिडेटेड फ्रॉम विच वी सॉ ब्रेकडाउन आफ्टर डाइवर्जेंसेस। तो इसमें रिवर्स डाइवर्जेंस अगर प्ले आउट करे तो आई डोंट नो बट देन एज ऑफ नाउ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकडाउन है। ट्रेडिंग वेल बिलो इज 250 डेमा, इट्स जस्ट अ बाउंस बैक। मुझे ऐसा लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पे 2270 से लेके 2300 का एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस अपसाइड पे जब तक ये लेवल्स डिसिसिवली क्लोज नहीं करते थी दिस बाउंस or maybe further if it all comes should be utilized as an exit opportunity or selling opportunity because that can be a bigger sharp cut in this stock अगर जैसे ही थोड़ा बहुत भी वीकनेस आती है तो एज ऑफ नाउ तो मैं लॉन्ग तो अवॉइड करने की कहूँगा। तो फिलहाल लॉन्ग्स को अवॉइड किया जाएगा पॉलीकैब में बट स्टॉक में एक्शन आपने बढ़िया आते हुए देखा है। थोड़ी देर में लेंगे अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी भी, इनफैक्ट तैयार है उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। आइए लेते हैं उनसे इस समय का व्यू। सर डाउ फ्यूचर्स थोड़ा वॉलेटाइल होते हुए दिख रहा है। थोड़ी देर पहले हमने 200 पॉइंट ऊपर देखा था, अब सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर है, हालांकि गेंस होल्ड कर रहा है। 0.5% ऊपर नैस्डैक के फ्यूचर्स हैं। यूरोप के बाजार भी आज पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, 1 से 1.5% की तेजी यूरोप में बनी हुई है। एशिया में भी हमने देखा लगातार दूसरे दिन चीन और हांगकांग से अच्छी परफॉर्मेंस रही, हालांकि जापान के बाजार 1% नीचे बंद हुए। नजर है ईसीबी पर एंड मोर इंपॉर्टेंटली नजर है आज की फेड पर। क्या करना है सर इस समय? बैंक निफ्टी पूरे गेंस गिव अप करता हुआ सपाट हो रहा है इस समय। दीप देखिए ऐसा है कि निफ्टी पर जो 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है 15,700 और 15,800। 15,700 पर 71 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और 15,800 पर 65 लाख शेयरों का लगभग बराबर है। 15,700 के नीचे आप खराब होना शुरू होंगे तब 50 से 75 पॉइंट की जगह खुल जाती है। अगर 3 बजे तक आप 15,700 के नीचे ट्रेड करते हैं तो कितनी खुलती है 15,625 15,650 तक की, ये नीचे की रिस्क है। 15,800 के ऊपर निकलकर टिकते 3 बजे तक तो आप 15,850 15,875 50 से 75 पॉइंट ऊपर जाएंगे, बस यही है। इसके अलावा और डेटा में कुछ भी नहीं है, सिंपल सी। बैंक निफ्टी 33,000 33,100 सपोर्ट का काम करेगा और 33,500 33,600 आपके लिए रुकावट का काम करेगा। 33,500 33,600 आएगा तो शायद वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। 33,000 33,100 के आसपास आएगा तो खरीदारी आएगी। डेटा बहुत क्रिस्टल क्लियर है। 33,000 पर 32 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 33,500 पर 27 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, दोनों हाईएस्ट है 500 पॉइंट की रेंज में। 100 पॉइंट इधर और गिन लो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरा ये मानना है कि इस बड़ी इवेंट पैक के पहले जो कि कल होने वाली है, लगता नहीं कुछ बड़ा होना चाहिए अभी तक। अब रिस्क है कि कुछ बड़ा नहीं होना चाहिए। जो मैं रेंज बाउंड मार्केट सोच रहा हूँ 3:30 बजे तक, उसमें यही रिस्क है कि अगर डाउ कुछ बड़ा उठा पटक कर दे, 200 था अभी 100 रह गया, ठीक है, नेगेटिव भी था पॉजिटिव भी आया, तो अगर डाउ 200-300 पॉइंट चढ़ जाए तब तो आप 15,800 पार कर जाएंगे। डाउ गिरकर लाल निशान में आ जाए तो आप 15,700 तोड़ के नीचे 15,625 650 पहुंच जाएंगे। सो अपने कुछ करना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना, कोई कमेंट्री सुनने की जरूरत नहीं, कोई डेटा देखने की जरूरत नहीं। डाउ का फ्यूचर देखो और डिसाइड करते रहो, देखते रहो। हाँ, क्या करना है, कोई डेटा तो काम आ ही नहीं रहा। जब डाउ को देख के डिसाइड करना है, वही चलना है तो वही करो, फिर और क्या है। तो अपना दिमाग हम लगा नहीं रहे हैं, कुछ है ही नहीं, क्योंकि डेटा के हिसाब से तो मैंने बता दी 100 पॉइंट की रेंज है दोनों तरफ। 700 के नज़दीक या इसका थोड़ा नीचे आने पर खरीदारी है, 800 के नज़दीक पहुंचने पर बिकवाली है, 33,100 200 के नज़दीक आएंगे खरीदारी है, 33,400 500 के नज़दीक आएंगे बिकवाली है,
डेटा भी यही बता रहे हैं, मार्केट भी रेंज बाउंड है, नया कुछ हो नहीं रहा, आखिरी 1 घंटे में डाउ उछल कूद कर दे तो ठीक, फ्यूचर्स में मतलब नहीं तो कोई बात नहीं, हम भी ऐसे वॉलेटिलिटी तो काफी रही है। हाँ, मतलब छोटी रेंज में उतार चढ़ाव है, बहुत ज्यादा, छोटी कल रेंज भी में हमने यही देखा था इन पे। हाँ, तो कुछ मतलब अब दिन के लिए लोग सौदा कर ले मुझे सरप्राइजिंग चीज जो लग रही हुई है कि अब फेड की बैठक कल आज रात को, उसके बावजूद ओपन इंटरेस्ट बहुत है, मतलब पोजीशनें तो बहुत खड़ी है भाई, दिन के एंड तक खत्म हो जाएगी या नहीं वो देखना होगा। 70 लाख शेयर 15,700 के पुट पे है, 68 लाख शेयर 15,600 के पुट पे है, कॉल्स में भी 50-50 60-60 लाख शेयर की पोजीशन खड़ी, इसका मतलब लोग ट्रेड तो कर रहे हैं। अब वो डे एंड पे ट्रेड खत्म कर देंगे या ओवरनाइट रिस्क रखेंगे, वो देखने वाली बात है। मार्केट ऐसा है, जितना ओवरनाइट रिस्क कम रखे उतना बेहतर है, दोनों साइड बराबर रिस्क है। मैं फिर कहूँगा दोनों साइड बराबर रिस्क है, बड़ा गिर भी सकता है, बड़ा बढ़ भी सकता है, और तीसरी रिस्क वो भी है कि कुछ भी ना हो तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो उसको रिस्क मैं नहीं मानता, कुछ भी नहीं होने को रिस्क नहीं मानता, इसलिए बेटर है कल का कल देखा जाए। ठीक है, तो लोग पोजीशंस बना रहे हैं कुछ बड़ी मूव की, पर जय ने अभी थोड़ी देर पहले जो स्ट्रैंगल बताया वो आइडिया ठीक है, हाँ वो कर सकते हैं आप। जय जो कह रहे हैं कि दोनों ही पुट और कॉल दोनों लेके जाए, हालांकि प्रीमियम ज़्यादा लगती है इस तरह की वॉलेटिलिटी में, लेकिन 200 पॉइंट से बड़ा मूव तो किसी भी तरफ आना चाहिए कल, या तो हम वापस 16,000 पहुँचे या 15,500 पहुँचे, इतना तो बनता है, नहीं तो फिर इतना है ना जो गाना गाया हमने 3 दिन से 4 दिन से फेड की मीटिंग का, वो सब व्यर्थ ही गया। अगर 200-300 पॉइंट पे अगर कल मार्केट ऊपर नीचे ना हो तो फिर लाइफ में मजा ही क्या है, फिर तो फेड मीटिंग ही क्यों कर रहे हैं। करेक्ट तब तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। चलिए, फेड बैठक से पहले तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो चुका है, फेड बैठक के बाद क्या होगा ये आपके लिए ज़रूरी है। फिलहाल नजर रखिए इन काउंटर्स पर। आइए एक दो और स्टॉक्स जहां पर अभी अभी एक मूव आते हुए दिख रहा है, पीआई इंडस्ट्रीज, इस पर एक मूव आया। सिमी जी जरा पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट देखें, 2600 का लेवल, अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है इस पे। अंशु, चार्ट पे मुझे लगता है कि 2600 के आसपास ही थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक 2600 के आसपास ही हाई बना के फिर सरेंडर किया है। अगर यहाँ से मार्केट बहुत ज़बरदस्त रिकवरी शो करता है तो ये स्टॉक भी चल सकता है और 2650 से 2700 तक जा सकता है, पर 2600 के ऊपर 15 मिनट टिकना जरूरी है, क्योंकि लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन का मैं देख रही हूँ हाई इसी के करीब 2600 और 2610 के बीच में ही बना है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मार्केट का सहारा चाहिए, और मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करता है, पीआई भी अगर 2600 के ऊपर 15 मिनट चलता है, टिकता है, तो ही इसमें लॉन्ग पोजीशंस कैरी करने का होगा, और 2700 का टारगेट ये है आपके लिए पीआई इंडस्ट्रीज पर आए। आइए भसीन साहब भी तैयार हैं, भसीन साहब के पास एक सेकंड में जाता हूं, उससे पहले बिरला कॉर्प में एक वर्टिकल स्पाइक आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी, बिरला कॉर्प का चार्ट देखें, सुबह भी एक्टिव दिख रहा था, कल भी थोड़ा मूवमेंट आया था, अभी अभी एक बड़ा स्पाइक इस पर आया सर। बिल्कुल दीपांशु, देखिए काफ़ी पिट जाने के बाद स्टॉक में एक पुल बैक आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि देखिए जो असली परख है इस मूव की वो होगी जब ये स्टॉक 900 के लेवल्स को अप्रोच करेगा। तो 900 के लेवल्स मुझे लगता है कि पार करना इसके लिए सबसे मुश्किल होगा। वो लेवल्स पार हो गए तो फिर एक बार के लिए आपको एक पुल बैक रैली देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल इसको केवल पुल बैक मानना चाहिए। थोड़ा वेट एंड वॉच करें, बेहतर रहेगा। थोड़ा वेट एंड वॉच करें। बिरला कॉर्प पर रखिए नजर, डीसीएम श्रीराम में एक मूव आई है, सेंचुरी टेक्सटाइल मूव कर रहा है, टीम लीज में आपको एक्शन आ रहा है, गुजरात गैस की हमने बात करी, पीआई इंडस्ट्रीज अभी रेडार पर था ही, केपीआईटी टेक यहाँ पर एक मूव आती हुई दिख रही है। चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो इस समय आपको बढ़िया एक्शन दिखा रहे हैं, कैश मार्केट के स्पेशली यहाँ पर थोड़े मूव्स आ रही हैं। आइए स्वागत करते हैं भसीन साहब का और लेते हैं उनकी हसीन पिक्स। गुड आफ्टरनून भसीन साहब, बताएं सर क्या नजरिया है? बाजार तो थोड़ा वेट एंड वॉच मूड में है, बट स्टॉक्स में अच्छा एक्शन बन रहा है। हाँ, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, तो देखिए दीपांशु, द मिड कैप इंडेक्स इज वेयर द रियल वो पहले सबसे पहले घटने वाला भी वो था और सबसे पहले बॉटमिंग आउट भी वही कर रहा है, और कल जो भी आना है मिड कैप्स आर गोइंग टू रोड फ्रॉम हियर। दैट इज द मेन प्लेस वेयर यू विल मेक मनी, बिकॉज उनमें इतनी कैपिचुलेशन हो गई है। आपको अपडेट भी दे दूं, इंडियन होटल, टाइटन, टाटा स्टील ऑल हैव आउट परफॉर्म जो सुबह दिए थे। एल&टी इज एन आउट परफॉर्मर, जीएनएफसी, आरती इंडस्ट्री और टाटा मोटर और आईसीआईसीआई कल और परसों में जो दिए थे वो सारे आउट परफॉर्म है। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं, और तीनों आपको मिड कैप के ऐसे जूअल्स दे रहा हूं जो आपको कल परसों क्या 3 दिन में 4 दिन में अगले 3 महीनों में बहुत पैसा बना कर देंगे। प्लीज बताएं सर। तो सबसे पहले लीजिए मेरा फेवरेट बॉश। आप देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड द डिमांड इन ऑटोज
and Bosch's lineup of semiconductor is now interested in more than $1 billion. I think Bosch is a no-brainer. ये यहाँ से मुझे 15,000 का भाव दिखता है. अभी आप चाहे इसको अभी लीजिए या सिप करके लीजिए, लेकिन Bosch लीजिए. फ्यूचर में 13,800 में लीजिए. स्टॉप लॉस ऑफ 13,400, टारगेट ऑफ 14.5 to 14,700. That's the minimum target for Bosch. सेकेंड पिक मुझे वेदांता. आई कैनॉट बिलीव वेदांता आपको 290-92 में फिर मिल रहा है. ये वापस 325 जाएगा. 281 रुपए का स्टॉप लॉस. और तीसरा जो सबसे बड़ा गेनर है इस गैस प्राइस फॉल का, वो MGL. आई थिंक MGL इज गिविंग यू अ लवली एंट्री पॉइंट एट 760. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 742. लुक फॉर टारगेट्स 810 to 815. 810-815 के टारगेट के लिए MGL पर करें खरीदारी. 742 का होगा स्टॉप लॉस. वेदांता पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं. 300 के टारगेट के लिए 281 का स्टॉप लॉस होगा. और 14,500 से 14,700 के टारगेट के लिए खरीदारी करें. बॉश पर 13,400 का स्टॉप लॉस होगा. तो 3 बेहतरीन पिक्स भसीन साहब की तरफ से, बॉश, वेदांता, MGL, जहां पर रखनी है आपको नज़र. शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पिक्स शेयर करने के लिए. गैस स्टॉक्स डेफिनेटली यहाँ पर रखनी नज़र. जैसे जैसे नेचुरल गैस के दाम नीचे आए हैं, यहाँ पर एक मोमेंटम बन रहा है और भसीन साहब को MGL इस समय सबसे ज़्यादा आ रहा है पसंद. गुजरात गैस वापस देखिए स्पाइक कर रहा है. सुबह अच्छी मूव आई थी, फिसला, उसके बाद अब वापस एक्शन में आपको आते दिख रहा है. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट रह सकता है फिलहाल जहां पर मूव आ रहा है. एक मूव आ रहा है ग्रासिम पर. सुबह हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे, शरद जी भी कह रहे थे सीमेंट और प्रॉक्सी सीमेंट प्ले की बात करें तो ग्रासिम एक अच्छा प्ले बन सकता है. अभी भी ये थोड़ा मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहा है इस समय. बंसल जी जरा देखें ग्रासिम का चार्ट सर, कोई व्यू इस पर 1340 का लेवल. दीपांशु हाईली ओवरसोल्ड है और मच अवेटेड एक पुल बैक देखने को मिला है. और दीपांशु यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है जिनके पास है 1342 से लेकर 1345 के लेवल्स पर नजर रखें. ये एक हर्डल है. ये लेवल्स टूटेंगे तब मोमेंटम एक्सटेंड होगा. एल्स जिनके पास है 1340 के अराउंड मुनाफा बांधने की राय होगी. आपके लिए ग्रासिम के फ्यूचर्स पर आइए चलते हैं घूमने. चलिए सर. ऑफिस में तो कुछ नहीं हो रहा आज भी. ये कुछ है नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा. 3 दिनों से ऐसे ही है. चलो जिनेवा चलते हैं. हाँ चलिए. ओके. और वक्त यही हर रोज 2:45-3 बजे हम जिनेवा होकर आते हैं और हमें ये पता चल चुका है वहाँ पर इस वक्त चल रही है. गुड मॉर्निंग करते हैं स्वागत. स्वाति खंडेलवाल हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त जिनेवा में है और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वहाँ पर एक बैठक चल रही है. आज बुधवार है, कल गुरुवार है. ओके. तो स्वाति हमें पता चला है सूत्रों से कि एक दिन के लिए और बैठक बढ़ गई है. सही है ये? जी क्यों? बिल्कुल सही है सर. ब्रेकिंग न्यूज़ हम चला सकते हैं. एक दिन ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है ये बैठक. क्लियरली ये बता रहा है कि कंसेंसस अभी तक नहीं पहुंची है. बहुत सारे क्रूशल मुद्दे हैं जिन पर अभी भी डिस्कशंस चल रहे हैं और एक दिन और बढ़ गई है. बट नथिंग रियली चेंजेस. मैं तो वापस आ रही हूँ सर एज पर प्लान. बट ये है कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है. UK और स्विट्ज़रलैंड, एक्चुअली अगर आप देखिए ये 2 कंट्रीज़ ने स्कटल किया है ट्रिप्स वेवर. मैं ये कह दूँ, सूत्र हमें बता रहे हैं, टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज ने हमें ये कंफर्म किया है कि 164 नेशंस में ये ही 2 नेशंस थे जिन्होंने अपोज किया ट्रिप्स वेवर. ट्रिप्स वेवर में हमारे दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता दूँ, ये बेसिकली प्रपोज कर रहा है कि पेटेंट जो कोविड वैक्सीन पे है उनको हटाया जाए या शेयर किए जाए IPR राइट्स दूसरी कंट्रीज के साथ, सो दैट कोविड-19 की वैक्सीन हर नागरिक को पूरे विश्व में मिल पाए. और उसी का यहाँ पर UK और स्विट्ज़रलैंड 2 ही कंट्रीज़, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ यूरोप से, जिन्होंने इसका विरोध किया है. बाकी सभी नेशंस ने कहा कि ये होना चाहिए. तो इस पर एक बड़ी चर्चा हुई और ये नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा है. तो ट्रिप्स वेवर पर तो कोई कंसेंसस यहाँ बनते हुए नहीं नज़र आई. बाकी जो डिस्कशंस हैं एग्री को लेकर, फूड सिक्योरिटी, फिशरीज़, डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्वर्जेशंस चल रही है. बट जैसा आप जानते हैं ये नेगोशिएशंस हैं और एक्सटेंशन एक दिन और हो रहा है. इसका मतलब ये है कि शायद एक उम्मीद है कुछ ना कुछ यहाँ पर रिजल्ट मिले. नहीं भी मिलता है तो हमने अपना स्टैंड तो बहुत क्लियर रख दिया है. हमारी कंट्री ने थ्रू पीयूष गोयल जी जो वहाँ पर मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी बड़े यहाँ पर उनको बहुत सराहा जा रहा है जिस तरह से वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर इंडिया की बात रख रहे हैं और बिना डर के बेबाक होकर
यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर द ग्लोबल गुड, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। आज की बैठक एक फाइनल बैठक है जिसमें मॉरेटोरियम की बात है और ये है ऑन ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। और मैं ये बता दूं कि यहाँ पर भी इंडिया का स्टैंड बाकी देशों से इतना मिला हुआ नहीं है और वो ये कह रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के हित में ये मॉरेटोरियम 2 साल बढ़ाने की बात सही नहीं है और यहाँ पर देखना चाहिए हमारी डिजिटल जो एक कैपेबिलिटी है, एडवांसमेंट्स है, उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इस पर भी सोच विचार फिर से होना चाहिए, इसकी बात इंडिया रख रहा है। इतना मजबूत और इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल अगर लेकर गए पीयूष गोयल साहब, जिसमें आप भी है, तो मजबूती से बात रखेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भी। अब मेरा सवाल नहीं है, ये तो कुणाल जी का सवाल है। बोले कि आज तो थर्सडे, वेडनेसडे, कल थर्सडे, एक दिन और हो गया तो फिर उसके बाद तो आराम से फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी, लॉन्ग वीकेंड बनाकर आए, है ना। तो वैसा है तो बट लेकिन चलिए, WTO में एक्शन भरपूर हो रहा है और भारत के लिए फ़ायदेमंद एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इस पर नज़र रहेगी और डिटेल्स वहाँ से हम आपके लिए लेकर भी आएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। एक दिन जो मीटिंग एक्सटेंड हुई है वो इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये कि वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग और काम के डिस्कशन होते दिख रहे हैं। तो एक दिन के लिए कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आगे बढ़ती हुई। वैसे वीकेंड इन स्विट्जरलैंड अच्छा प्लान हो जाता है। हाँ, फ्राइडे की एक दिन की छुट्टी लेकर और सैटरडे संडे मज़ेदार सीन हो जाता है। नहीं, स्वाति को जरूरत नहीं है ऑलरेडी नहीं, उसके 8-10 पासपोर्ट इतने भरे पड़े हैं। करेक्ट, 10-15 बार तो जा चुकी होंगी, तो उनको जरूरत नहीं है। आप और हम कभी जाएं तो अलग बात है। बिल्कुल ठीक है, बनाइए प्लान सर। जाना है मुझे भी, एक्चुअली काफी टाइम से ड्यू है। कम से कम ये मतलब डीप में 24 घंटे से ज्यादा हो गए मुझे सोचते हुए इस बारे में कि जाना चाहिए। जब तक काफी लंबा समय हो गया, जब से कुणाल जी ने बोला कि घड़ियां न लाए, चॉकलेट ही ले आए, तब से कुणाल जी आपकी बात को मैं बहुत सीरियसली लेते हुए सोच रहा हूं कि मैं ऐसा कर ही दूं। जी अनिल जी, देखिए आपने आज बहुत अच्छी बात कही अनिल जी। अनिल जी, जिस तरह बैंक उसी को लोन देना चाहते हैं जो लोन लेना नहीं चाहता है, करेक्ट, उसी तरह अनिल जी ईश्वर भी बाहर जाने के, विदेश घूमने के मौके उसी को देता है अनिल जी जिसको जाना नहीं होता है, जैसे स्वाति जी को। तो अनिल जी यही विडंबना है अनिल जी। कोई बात नहीं है, तो चलता रहेगा लाइफ में, चिंता न करें। आपके लिए चॉकलेट का इंतजाम किया जा रहा है ताकि आप कुछ अच्छा मीठा बढ़िया बोलें। वैसे तो आप बोलते हैं कुणाल जी और अच्छा वाला, है ना। चलिए बढ़ते आगे। और बहुत ही सुस्ती है, मैं स्क्रीन देखता हूँ फिर मैं देखता हूँ क्यों देखा, कुछ तो हुआ ही नहीं। कुछ नहीं 10 मिनट पहले देखा तब भी यही था, 10 मिनट बाद घूम फिर के वहीं पर। अब क्या बोले, किरण जी को भी क्या बोल सकते हैं, सिमी जी को भी क्या बोल सकते हैं। चलो सिमी जी का तो मान लिया कि आते आते एक बार उन्होंने कहा कि हीरो मोटोकॉर्प की कॉल दे दें, तो मतलब हमारी जिम्मेदारी तो मुक्त हो जाए। बाद में अनिल जी ये ना बोले कि कुछ नहीं किया, लेकिन किरण जी को तो बोल ही सकते हैं, कुणाल जी राकेश जी को तो बोल ही सकते हैं। अच्छा, आशु सर कुछ कह रहे हैं। जी आशु सर। सर मैंने कहा सर अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मुझे 2.5 मिनट दे दीजिए। बिल्कुल आपके पास आता हूँ, तब तक आपके बोलते बोलते जय ने हाथ खड़ा कर दिया, उनकी तरफ से जैकपॉट कॉल है, तो जय के बाद मैं आपके पास आता हूँ। जी जय। बताएं जय। जी अनिल जी, बात तो आपकी अनिल जी सही है कि बहुत ही मतलब मेहनत करके आइडेंटिफाई भी करना पड़ रहा है कि ये मार्केट में क्या अच्छे प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड हो सकते हैं। अभी उनमें से अनिल जी फाइंड आउट किया है सन फार्मा, इसका आप 830 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे हैं, इन द मनी पुट ऑप्शन है अनिल जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें तो ओवरऑल वीकनेस है। इनफैक्ट जहां तक मैं एज फार एज आई रिमेम्बर, आई कैन रिकलेक्ट, मैंने इसका रिजल्ट के आसपास एक बार पुट ऑप्शन रेकमेंड किया था एंड तब हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ था, उसमें अच्छा फॉल भी देखने मिला था, करीब 870 वाला अनिल जी नीचे में 830 आ गया था। वहीं से फिर बाद में नो ट्रेड जोन में चले गए। अब वो 830 का लेवल अनिल जी ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर रहा है ये। आई थिंक नाउ अगेन देयर इज अ चांस कि इसमें एक वीकनेस आपको फर्दर देखने मिले, बिकॉज ट्रेंड तो तभी रिवर्स हो चुका था। सो ये ट्रेड कर रहा है करीब अभी 21 रुपीज के आसपास। यहाँ पे अनिल जी जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 15.20। 2 टारगेट्स इसके जो निकल कर आ रहे हैं वो है 28.80 एंड 33.40। ये 2 टारगेट्स के लिए 28.80 और 33.40, ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे सन फार्मा का इन द मनी पुट ऑप्शन 830 के स्ट्राइक का। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन दी अपसाइड 830-33 5 से 8 रुपए ऊपर क्लियर रेजिस्टेंस है, पर डाउन साइड में
जगह बनती है अनिल जी इसकी लगभग 790 तक की स्पॉट में। सो आई थिंक देयर इज अ रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है शॉर्ट साइड पर, तो यहाँ पे एक ट्रेड जरूर लेके सर चल सकते हैं। 830 का पुट खरीदना है, ये आपके लिए जय की तरफ से राय आ रही है। 18.8 पर आपको मिल रहा है। जय किस प्राइस पर मिल रहा है? नहीं 21 पर रिकमेंड किया दीप हमने 15 रुपए 20 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 28.80 और 33.40 के टारगेट के लिए। तो 28.80 3340 के टारगेट है, 15-20 का आपका स्टॉप लॉस है और यहाँ पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। तो फार्मा जो सुबह थोड़ा सहारा देने की कोशिश कर रहा था, सिप्ला पर हमें मूव देखी थी, औरोबिंदो मूव दिखा रहा था, स्ट्राइड जैसे काउंटर्स में भी मूव आ रही थी, अब वहाँ पर आप फिर से फिसलते हुए देख रहे हैं। तो वैसा सपोर्ट अब नहीं आ रहा है इन काउंटर से, जहाँ तक काउंटर का सवाल है। तो चलिए बढ़ते आगे। नेहा आप भी कुछ बताना चाहती हैं? सर हम बात कर रहे थे डॉलर इंडेक्स के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोरिलेशन। रुकिए मैं तो खाली पूछ रहा हूँ, बताने जाते हैं। हाँ ना, बताना चाहते हैं। हाँ लेकिन रुकिए, पहले 2.5 मिनट के लिए चलते हैं आशु सर के पास। आशु सर, आपका समय शुरू होता है अब। अनिल जी, दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी वर डिस्कसिंग दैट डे, और जिसमें आपने एक बहुत अच्छा सा मतलब वो इंडिया के बारे में बोला था। पर अनिल जी, मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा था अनिल जी, वो था थीम ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अनिल जी, जो भी आप तीसरी महाशक्ति की बात करते हैं, जो रिटेलर्स एंटर हुए हैं, कोविड जनरेशन जिसको कहते हैं, और लाखों करोड़ों जो डीमैट अकाउंट खुले हैं, अनिल जी वो स्मार्टफोन जनरेशन है और करंट जनरेशन है। अनिल जी वो जनरेशन है जो अगर आधा घंटा सोशल मीडिया पे नहीं होती है तो जिटरी हो जाती है। और अगर अनिल जी वो जनरेशन है कि अगर वो 2 दिन कोई शॉपिंग साइट पे नहीं होती है तो जिटरी हो जाती है। वो जनरेशन है अगर वो हफ्ते में 3 दिन अगर पार्टी नहीं करती तो अनिल जी जिटरी हो जाती है। तो अनिल जी एक तो जो स्टार्ट हुआ था वैसी थीम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दूसरा, कोविड ने हमारे को ये और मतलब हमारे अंदर ये चीज डाल दी कि वी हैव टू लिव फॉर टुडे। तो अनिल जी है जो वीक टू वीक ऑप्शंस में लिव करती है और हर महीने हॉलीडे पे जाना चाहती है, 3 दिन पार्टी करना चाहती है और हर आधे घंटे में फोन पे रहना चाहती है। अनिल जी ये जनरेशन, क्या आपको क्या लगता है कि जो आने वाला टाइम है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का थीम भी लॉन्ग टर्म 15 साल रहेगा? सो अनिल जी मेरा पर्सनल व्यू है कि ये नहीं रहेगा। अनिल जी मैं एक और चीज से आपको एक बात बताता हूं कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इंडिया के वॉरेन बफेट की बात करें तो आई थिंक मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, मिस्टर दमानी का नाम ऊपर आता है। तो अनिल जी ऊपर क्या आता है? पिछले 10-15 साल से 20 साल से यही 2 नाम या 3 या 4 नाम मैं सुन रहा हूं। अनिल जी अगर आप देखिए पिछले 5-10 साल में कौन सा नया नाम आया है? नए लोग आए अनिल जी, ऑप्शन ट्रेडर्स, IITNs, IIMs। अनिल जी वो ऑप्शन ट्रेडर एल्गोस बना के ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। NSE में 3-4 लाख करोड़ की ट्रेडिंग होती है अनिल जी, वो ऑप्शन ट्रेडिंग है। एवरीबडी लिव्स बाय वीक। तो पैसे बनाना, ऑप्टिमिज्म, अनिल जी सारा थीम चेंज हो रहा है। सो जो मेरा कंसर्न है अनिल जी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से है, जो लॉन्ग टर्म थीम है ये 10-15 साल का थीम। मतलब आप जितने इंडिया पे बुलिश है शायद मैं उससे तो उतना ही होऊंगा, कम होऊंगा। आप जितना इंडियन इकोनॉमी पे बुलिश है मैं भी उतना ही होऊंगा या उतना कम होऊंगा। बट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट इंडियन इकोनॉमी या लॉन्ग, अनिल जी क्वेश्चन इज अबाउट लॉन्ग टर्म डेफिनेशन। तो मुझे लगता है अनिल जी ये लॉन्ग टर्म डेफिनेशन ना ये सारी चेंज होगी जब मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, मेरा थीमेटिक सब चीजें चेंज हो रही हैं। सो आई एम नॉट कन्विंस्ड अबाउट दिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अनिल जी। वो मेरा प्योरली पर्सनल व्यू है ऑन करंट डेटा, करंट जो मैं डायनामिक्स देखता हूं मार्केट के। अली जी दूसरा लॉन्ग टर्म की अकाउंटेबिलिटी। अली जी मैं 5 साल पहले मैंने आईबुल हाउसिंग, मैंने DHFL, मैंने येस बैंक, मैंने आरकॉम, ADAG ग्रुप, वोडाफोन आइडिया, AB कैपिटल, PNB ये सारे रिकमेंड किए हुए अनिल जी। क्या आपको याद है? क्या एम आई अकाउंटेबल फॉर दैट अनिल जी? आप याद कर सकते हैं? अनिल जी शायद आपको याद नहीं होगा लेकिन अनिल जी एग्जांपल था। मैं तब भी इनमें बिलीव नहीं करता था, आज भी नहीं करता और तब भी मैं लॉन्ग टर्म नहीं देता था। तो अनिल जी लॉन्ग टर्म ये बाद में पता चलता है, ये सारी चीजें बाद में आती है। हम लॉन्ग टर्म में इन स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, हम लॉन्ग टर्म में दीपक नाइट्रेट या उसकी बात करेंगे जो बढ़ गया, जो घट गया उसकी बात नहीं करेंगे। सो अनिल जी मेरा परहेज जो है या मेरा जो ऑब्जेक्शन है या जो मेरा थॉट प्रोसेस है और टोटल पर्सनल है कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन नहीं समझ आती। दिस इज ए वेरी वेरी ग्रे एरिया। ये मुझे लगता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बचाने के लिए है या मार्केटिंग करने के लिए। हो गया सर? 3 मिनट 15 सेकंड मैंने खत्म कर दिया जी हाँ, मैंने स्टॉप वॉच लगा दी थी कि कल को आप ये ना कह पाए कि मुझे 2.5 मिनट पूरे नहीं दिए। 3 मिनट 14 सेकंड और 26 मिली सेकंड ये था आपका समय। क्योंकि क्या कई बार फिर कुणाल जी, राकेश जी बोल देते कि 8 मिनट बोले, 8.5 मिनट बोले, हिसाब कौन रखे, ये लगाते सबके लिए। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि चलो बाकी तो देखिए ऐसा है आशु जी, सबके अपने अपने विचार हैं, आपके विचारों का भी और आपका भी पूरा सम्मान है।
आपको जो पसंद आए, जो तरीके से आप पैसा बना सकते हैं उस तरीके से बनाए। पैसा बनना चाहिए बस, जैसे भी बनाए। जैसे भी बनाए। रहा सवाल ट्रेडिंग का, एल्गो ट्रेडिंग का, ये ऑप्शन ट्रेडिंग का, देखो अगर वॉरेन बफेट बनना, राकेश झुंझुनवाला बनना, दमानी जी बनना इतना आसान काम होता तो हजारों बन जाते हैं। मुश्किल काम ही तो मुश्किल है, ट्रेडिंग करना तो आसान काम है ही। तो जो मुश्किल काम करेगा उसका पैसा ज़्यादा बनेगा, लंबे समय तक बनेगा। जो आसान काम करेगा उसका उतना ही बनेगा। सीधी सीधी बात है, शायद दमानी जी को आप कहते तो वो ट्रेडिंग ना कर पाए, राइट। और कई सारे ट्रेडर्स को बोल दे दमानी जी की तरह शेयर खरीद के बैठ जाए तो वो ना कर पाए। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या आता है, आप किस तरह से पैसा बना सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे को किसी को भी देखकर पहचानने के बजाय अपने आप को पहचानें। आपकी जो खासियत है, जो चीज़ आपको सूट करती है, आप समझो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की हम बात करें और 2 रुपये नीचे देखते ही शेयर उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए, वो लॉन्ग टर्म है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। करेक्ट। और किसी को ट्रेडिंग के लिए कोई शेयर ले ले और वो पता चला कि वो उसका माइंडसेट ही नहीं, वो स्क्रीन के सामने ही नहीं है, देखते ही ना चार्ट देखता है, ना कुछ पढ़ता लिखता है, वो ले लिया बोला अंदाज से डाल दो 2 रुपये ऊपर, 4 रुपये ऊपर मेरा बिक जाएगा, वो उसकी माइंडसेट नहीं। तो हर आदमी का कौन 20-20 प्लेयर है, कौन टेस्ट मैच प्लेयर है, एग्जैक्टली वो सबका अलग अलग सिस्टम है। तो आप अपने हिसाब से करें। ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, हर चीज़ आपको खरीदनी ज़रूरी नहीं है, आपकी ज़रूरत हो वही चीज़ खरीदनी है। उसी तरह से जो चीज़ आपको सूट करे वो करिए। पैसे बनते हैं अगर आप ढंग से काम करेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ भी करो, यहाँ ही नहीं लाइफ में दूसरी जगह भी आपके लग जाएंगे। तो डिसिप्लिन और अप्रोच प्रॉपर रखेंगे तो बन जाएगी। एनीवे, चलिए इस बीच डाउ फ्यूचर थोड़ी सी डिसिप्लिन के साथ ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, अब हो गया है 150 पॉइंट ऊपर। और जो नेहा मैंने आपको पूछा था कि आपके पास और भी कुछ लिंक है, आपने जवाब दिया था हाँ। अब आशु सर के बाद आपको बताना है। जी बोलिए। टाइमर चला दे? नहीं उससे पहले हो जाएगा। कुणाल जी, नेहा जी की लिंक आ रही है कमोडिटीज, ये डॉलर इंडेक्स में उछाल के ऊपर लेकर, क्या आपको लगता है कि हमें टाइमर चलाने की जरूरत है? नहीं अनिल जी, टाइमर बिल्कुल ना चलाएं अनिल जी। सिर्फ जब आशु जी बोलते हैं अनिल जी तभी टाइमर का इस्तेमाल करना होता है ना। इसीलिए आशु जी ने बोला ना कि अगर आपका टाइम ही टाइम है तो मेरे पास आया 2.5 मिनट के लिए, तो मैं उस समय भी टाइम था, अभी भी वो टाइम है, लेकिन मैंने कहा एक बार टाइमर तो आ जाए। तो वो आशु जी जो बीच में इतना से जो टाइम गया ना, वो टाइमर लाने के लिए गया था। अब टाइमर आ गया और हमने तुरंत आशु जी से बात की। जी हाँ जी बताइए। सर जो मैं वही कह रही थी कि डॉलर इंडेक्स और कमोडिटी मार्केट को लेके एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोरिलेशन आज हमने देखा, वो ये कि जिस अनुपात में डॉलर इंडेक्स चढ़ा है पिछले एक हफ्ते में, ऑलमोस्ट 3.25% का स्ट्रेंथ उसने दिखाया है, वापस से 20 साल के रिकॉर्ड स्तर के करीब कारोबार होता हुआ दिख रहा है, 105 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ठीक हमने देखा कि बाकी जितनी यहाँ पर कमोडिटीज हैं, एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम में डॉलर इंडेक्स चढ़ा है उस टाइम फ्रेम में सारी कमोडिटीज, आप बिलीव नहीं करेंगे, अक्रॉस द सेक्टर सब में नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। आमतौर पर हम देख रहे हैं कि शायद मेटल होता है या एनर्जी होता है, लेकिन सब एग्री, मेटल्स, बुलियन, सब में हमने यहाँ पर प्रेशर आता हुआ देखा है। तो डॉलर इंडेक्स हफ्ते भर में 3.25% चढ़ा है। मेटल, एनर्जी, बुलियन, एग्री कमोडिटीज की बात करें, इसी दौरान ये सब पस्त हैं, सब में या तो सिंगल या डबल डिजिट के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। S&P गोल्डमैन सैक्स कमोडिटी इंडेक्स जिसको हम ट्रैक करते हैं, 24 बड़ी कमोडिटीज का ये एक इंडेक्स है, ये 2% इसी दौरान नीचे आया है। LME इंडेक्स, हम लगातार मेटल्स को ट्रैक कर रहे हैं, इसकी कीमतों में हमने भारी गिरावट देखी। हाँ, आज मल्टी मंथ लो से थोड़ा सा रिकवरी हल्की फुल्की आई है, लेकिन अभी भी ये निचले स्तरों पर ही है। मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम की अगर हम बात कर ले, 7-7.5 महीने के लोस पर है। आयरन ओर चीन में वो 2.5 हफ्ते के लोस पर ट्रेड कर रहा है, लगातार चौथे दिन वहां गिरावट देखने को मिली है। बाकी जितनी मेटल्स हैं, जिंक, निकल, सबकी बात कर ले, ये 1 से 3.5 महीने के लोस पर ट्रेड कर रहे हैं। एनर्जी कॉम्प्लेक्स में आ जाइए, यहाँ फंडामेंटल सब सप्लाई स्क्वीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, प्री पैंडेमिक डिमांड आने की बात हो रही है। बावजूद इसके डॉलर का इतना दबदबा है कि हफ्ते भर के टाइम फ्रेम में ब्रेंट, नेचुरल गैस, कोयला, ये सब 5 से 17% तक नेगेटिव रिटर्न, यानी कि इतनी गिरावट इसमें आ चुकी है। सोने चांदी की भी बात करें, 2 दिन पहले तक हम देख रहे थे $1880 के पार सोना निकल गया था, $80 का करेक्शन आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ डॉलर इंडेक्स में ये जो स्ट्रेंथ आई है उसी की वजह से 2.4% तक का करेक्शन सोने और चांदी में देखने को मिला है।
इसके अलावा एग्री कमोडिटीज, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी कुछ समय पहले जब यूएसडी की मंथली सप्लाई डिमांड की रिपोर्ट आई थी, क्लियर इंडिकेशंस थे कि कई कमोडिटीज में, कई एग्री कमोडिटीज में प्रोडक्शन गिरा है या सप्लाई एंडिंग स्टॉक्स कम है। बावजूद इसके डॉलर इंडेक्स इस कदर मजबूत हुआ है कि सोयाबीन, गेहूं, लंबर, पाम तेल, खाने के तेल, चीनी, सब की कीमतें एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में गिरी हैं और कहीं भी आप देख सकते हैं कि 2.5 से 12% तक का करेक्शन डाउनसाइड में देखने को मिला है। मतलब कुछ भी फंडामेंटल हो सर, डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने के चलते अक्रॉस द बोर्ड गिरावट दिखी है। ओके, तो डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने से सब में गिरावट आती दिख रही है। खाने पीने की चीजें, महंगाई कम करोगे आप? सर उम्मीद यही है कि महंगाई यहाँ से कुछ और कम हो जाए ना, हो जाए। चलो बढ़िया है। तो डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने का नुकसान इक्विटी मार्केट में होता है। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स जब एफएओ ने रिलीज किया था, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन रिकॉर्ड स्तर से थोड़ी सी कमी जरूर आई है कीमतों में, देखने को मिली। चलिए बढ़िया, तो हल्की फुल्की कीमतों में कमी आती हुई दिख रही है इस वक्त। ये है आपके लिए कमोडिटी बाजारों का हाल। इस वक्त डॉलर इंडेक्स भी 105.45 105.50 तक पहुंचा था, वहां से थोड़ा सा नीचे आया। अच्छा, किस किस का मूड थोड़ा खराब है और नर्वस किस किस का, जरा एक बार स्क्रीन पे सबको लगे। किसका मन नहीं लग रहा, उदास है, मूड खराब है, तो सच्ची सच्ची बताना। किसी का भी नहीं, सब अच्छे मूड में। आपके सब लोगों के सबके टारगेट हिट हुए, एक का भी कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। हाँ बताओ। कोई बोल नहीं रहा है। जी बंसल जी, स्टॉप लॉस आया। हाँ जी, एक जी बंसल जी बोलिए। अनिल देखिए, अनिल जी मेरा मूड ऑफ है, लेकिन मेरा मूड ऑफ जो है वो मार्केट को लेके नहीं है, कुणाल जी की वजह से है। कुणाल जी ने चॉकलेट की बात करी अनिल जी, स्विट्जरलैंड से अनिल जी कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ चॉकलेट नहीं लाता है, तरल पदार्थ वाली चॉकलेटें आती है अनिल जी स्विट्जरलैंड से। तो कुणाल जी अनिल जी पूरी बात कहना भूल गए और बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा उन्होंने। कुणाल जी ऐसा मत करो, चाय वाली चॉकलेट्स बहुत मिलती है। कौन सा आ रही है? समझ तो गए होंगे आप। वो मंगाई है जी। जय कुछ कह रहे हैं जी, जय। जी अनिल जी, मैं तो ये कह रहा था कि ना टारगेट आया अनिल जी, ना स्टॉप लॉस आया, तो ना ज्यादा दुखी भी अनिल जी, ना ज्यादा खुश भी है बाजार में। पर अनिल जी ओवरऑल लाइफ में तो हैप्पी हूँ, बिकॉज अनिल जी आपको जैसे पता ही है, बीच में तो मैंने कुछ छुट्टियां ली थी बिकॉज एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जिसके 1-2 रिजल्ट तो अनिल जी 2 महीने के बाद आएंगे। बट उसके बाद और 2 एग्जाम दिए अनिल जी, वो दोनों एग्जाम में नंबर सही आ गया अनिल जी, वहां तो मैं सक्सेस हो गया, पास हो गया। अरे वाह, तो ऐसे अदरवाइज तो हैप्पी हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बधाई। बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब मोह माया में है ही नहीं, तटस्थ भाव ने, स्टॉप लॉस ट्रिगर ने टारगेटेड, कोई दुनिया से लेना देना नहीं। तो चलिए अभी आपके लिए मैं एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जिससे आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आ जाएगी। ठीक है, अच्छी खबर सुन लीजिए। मार्केट की स्क्रीन पे मत दीजिए, स्क्रीन पे कुछ नहीं, खबर बाहर से आ रही है, तो जरा हाँ टीवी स्क्रीन पे देखिए। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से अच्छी खबर सुनाने के लिए। चलते तरुण के पास। तरुण बताइए, क्या है बढ़िया मूड बनाने वाली खबर? बिल्कुल सर, मूड बनाने वाली खबर है। इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। जो हम अभी तक देख रहे थे कि कहीं फिस्कल डेफिसिट बढ़ तो नहीं जाएगा, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ये कहें कि सीबीडीटी ने बहुत बढ़िया काम किया है इस क्वार्टर के अंदर, और करीबन 53% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले इस साल हम अपने टैक्स कलेक्शन में देख रहे हैं, चाहे वो एडवांस टैक्स नंबर हो कॉर्पोरेट साइड से, या इनकम टैक्स नंबर हो, या टीडीएस हो, सभी में इस साल करीबन 54% की ग्रोथ यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल रही है। करीबन 2,58,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन कल रात तक आ चुका है, और आज का दिन बाकी है। तो उम्मीद की जा रही है कि 60% से ऊपर का टैक्स कलेक्शन इस क्वार्टर के अंदर इस साल, या ये कहें इस क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले होगा। ये एक बहुत रिलीफ वाली खबर है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी तो उससे टैक्स रेवेन्यू को लॉस हो रहा था, लेकिन अब एक तरफ जीएसटी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, और अब जो टैक्स कलेक्शन है वो भी रोबस्ट इस बार देखने को मिल रहा है। करीबन अभी तक 54% की बढ़ोतरी हुई है, और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि आज, क्योंकि लास्ट डे पे ज़्यादा टैक्स लोग भरते हैं, चालान रात तक 8:30 तक पेश होते हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि 60% से ऊपर का टैक्स कलेक्शन होगा। तो ये बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं, और बढ़िया टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हो रही है। अनिल जी, जीएसटी में तो हमने आंकड़े देखे हैं, बट ओवरऑल टैक्स कलेक्शन भी अच्छा बढ़ सकता है। कैसे समझना है सर इस डेटा को, कितना अहम है ये? अहम, यही अहम है और कुछ भी नहीं,
क्योंकि ये फैक्ट है, ये डेटा है जी, ये है इकोनॉमी की मजबूती जिसकी बात मैं कर रहा था आपको 2 दिन से। एब्सोल्युटली। देखिए मेरा आपका व्यू बाजार पर इकोनॉमी को लेकर अलग अलग हो सकता है। हर इकोनॉमिस्ट का कहते हैं ना, वो 5 इकोनॉमिस्ट होंगे तो 6 भी होंगे, करेक्ट, लेकिन डेटा तो गलत नहीं है जी, बिल्कुल। जीएसटी के डेटा आपके सामने है, एडवांस टैक्स कलेक्शन के डेटा आपके सामने है। इतनी मजबूत इकोनॉमी है जहाँ यूरोप के 2, 5, 10 देश गिरने के लिए तैयार बैठे हैं कि हम डूबे पहले या आप पहले डूबे, वहाँ पर हमारी इकोनॉमी में देखिए सिचुएशन, हमारे आस पड़ोस के देशों को देख लीजिए, हमें देख लीजिए, ये है नंबर, एडवांस टैक्स के नंबर 60% ऊपर आना मजाक थोड़ी है, ग्रोथ है ये 60%, बिल्कुल। जितना कलेक्शन हुआ पिछले साल उसका 60% नहीं आ रहा, 60% बढ़कर आ रहा है। ये इकोनॉमी की ताकत दिखाता है। सोचिए अगर दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक हो, ये तो इतनी मुश्किल दुनिया है इस वक्त जहां पर 2 देश लड़ रहे हैं, बाकी सब परेशान हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, सबको इन्फ्लेशन को काबू में लाना है, सबको ब्याज दरें बढ़ानी है, हमारी भी सिचुएशन उनके जैसी हो रही है। उसके बावजूद अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है और इतना अच्छा कर रही है, सोचो अगर सिचुएशन बेहतर हो जाए, वर्ल्ड एकदम दुनिया पूरी शांत और सामान्य हो जाए तो क्या हो सकता है। एग्जैक्टली ये है डेटा जो हमारे काम के है। जिन लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी है उनके लिए ये डेटा है। एग्जैक्टली इसलिए मैं कहता हूं अब आप आज ये डेटा देख के अगर आप सोचोगे 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाए तो ऐसा नहीं होगा। डेटा अपनी जगह, इकोनॉमी अपनी जगह, मार्केट अपनी जगह, 50 चीजों से बाजार चलता है, 50 चीजों से इकोनॉमी चलती है, लेकिन जो अंदर की ताकत है वो ये डेटा, और इकोनॉमिक डेटा एक दिन में बदलते नहीं जी, इनके लिए एक साइकिल होती है, चलती है, धीमे धीमे बढ़ते हैं, धीमे धीमे बढ़ते हैं। नो डाउट ब्याज दरें बढ़ेंगी तो ये डेटा कम भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, 100% होंगे, कंजम्पशन कम होगा, महंगाई को काबू में लाने होगा, लेकिन कितना, फिर भी हम सबसे बेहतर हैं जी। सो अल्टीमेटली मतलब जब सब चीज़ें खराब है तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मेहनत 25 साल की उम्र में इतना अच्छा था और 50 साल की उम्र में मेरी ताकत वो नहीं है। अब मुझे कंपेयर करना है तो मुझे 50 वालों से ही कंपेयर करना, बाकी 50 वालों से मैं बेहतर हूँ ना। अब मैं कंपेयर करूँ, मैं दीप जितना स्मार्ट यंग दिखना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप तो बेटर, हाँ, जब दीप और मैं दोनों 50 के हों एक साथ कंपेयर कर तब तो मजा है ना, तब कौन बेहतर, करेक्ट, वो फेयर मुकाबला है, राइट। सो इसलिए दूसरे इकोनॉमी से कंपेयर करके देखिए, ये डेटा वाकई में बहुत तगड़े, बहुत जबरदस्त है इसमें। तो तरुण, बहुत ही शानदार डेटा आपने रखे हैं सामने। टैक्स कलेक्शन के भी आपने बताए थे कि पहले जीएसटी कलेक्शन के भी आपने बताए थे, बहुत जबरदस्त डेटा और बैंग ऑन टारगेट थे। और इस बार आपने 2,58,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन अब तक हो चुका है। वाकई में ये जोरदार आंकड़े, तो ये बढ़िया और एक्सक्लूसिव खबर सही वक्त पर सुनाने के लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू। चलिए, ये है बिल्कुल, और ये दिखा रहा है अंडरलाइंग स्ट्रेंथ इकोनॉमी की, कॉर्पोरेट इंडिया की, इंडिविजुअल लेवल पर आप कैसा मूवमेंट देख रहे हैं, सारा उसका रिफ्लेक्टिव है। आइए, तो ये है आपके लिए इस समय के कुछ बड़ी खबर जहां पर रखनी है नज़र रखनी है। कुछ और मूवमेंट पर भी बाजार का थोड़ा फिसलते हुए दिख रहा है निफ्टी। और इस बीच नितिन मुरारका साहब की तरफ से भी एक अपडेट है, जो दोपहर में उन्होंने 12:30 बजे 15,800 का पुट खरीदने को कहा था, वो टारगेट की तरफ आपके लिए मूव होते हुए दिख रहा है। 115 पर खरीदारी कराई थी, तब बाजार ऊपर जा रहा था, नितिन ने कहा था कि खरीदारी करिए पुट की, वापस फिसल सकता है। 177 का लेवल हो रहा है इस समय, तो अगर आप चाहें तो वहां पर अपना मुनाफा भी बुक कर सकते हैं। ये आपके लिए आ रहा है अपडेट इस समय। एक्शन में आ रहे हैं कुछ और काउंटर्स, और एक बार जल्दी से LIC हाउसिंग पर किरण जी से राय लेनी थी। किरण जी, बाकी NBFCs के साथ इसमें भी थोड़ा मूवमेंट आया है और सुबह से ही थोड़ा एक्शन दिखा रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। 323 का हाई बनाया था, उसके बाद वापस फिसल गया। पर LIC हाउसिंग में क्या चल रहा है सर, जरा इसको देखें। दीप, ये स्टॉक 384 से नीचे 318 तक आया था, उसका एक पुल बैक रैली देखने को मिल रहा है। 325 टू 326 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी अभी के लिए तो बहुत डिफिकल्ट लग रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इधर कंसल्ट करेगा, पर मेजरली इन स्टॉक पे बहुत ज्यादा ट्रैप हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि जो पिछला स्विंग बॉटम था 324 से लेके 325 से लेके 330 का, तो ये बैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन के नजर आएगा। इसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जल्दबाजी में ये क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये पुल बैक रैली या डेड कैट बाउंस का नाम इस रैली को दे देंगे। रैली है, डेड कैट बाउंस है, ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है इस समय। फिसल रहा है HUL, सुबह थोड़ा मूवमेंट था डिफेंसिव, इनफैक्ट सुबह बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे थे। सचिन जी जरा देखें, HUL को 2200 के लेवल तक आया था रिसेंटली, अब वापस फिसलते हुए दिख रहा है और 2150 के नीचे इस समय आ रहा है HUL। इनफैक्ट जो अभी फ्रेश गिरावट निफ्टी पर हम देख रहे हैं, उसका एक योगदान HUL की तरफ से भी है। जी दीपांशु, इनफैक्ट आज आई थिंक इसका डिविडेंड एडजस्टमेंट भी है, एंड जिस तरीके से इसने फ्लोर फिलहाल होल्ड की है,
2150 की, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे कुछ फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय नहीं करनी चाहिए। इन केस अगर क्लोजिंग बेसिस पे 2130 अगर टूट जाता है तो मुझे लग रहा है और थोड़ी एक्सटेंडेड डिक्लाइन हो सकती है, बट फिलहाल तो इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहना चाहिए। 2200-2250 ऑन द हायर साइड थोड़ी रेजिस्टेंस जरूर है, बट 2100 का सपोर्ट आई थिंक अगले 1 से 2 दिनों के लिए होल्ड होगा। किसो होल्ड होना चाहिए। 19 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट भी था इस काउंटर पर। नजर रखिए HUL के चार्ट पर। आइए किरण जी की तरफ से एक कॉल भी है तैयार। बिगुल किरण का कमाल। बताएं सर। देखिए आईटी स्टॉक्स में काफी वीकनेस देखने को मिल रही है और मैं एक ऑप्शन स्ट्रेटजी लेके आया हूं जो कि कल परसों तक ट्रेड करनी चाहिए। HCL टेक का 980 का पुट ऑप्शन जो कि अभी 20 रुपए 60 पैसे 70 पैसे के आसपास मिल रहा है, वो लेने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक होगा 17 रुपए का, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कल परसों तक 30 रुपए 34 रुपए के पहले टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। तो HCL टेक थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है। ऊपर में 1000 लेवल्स पे काफी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली है, उधर से अच्छा खासा सप्लाई देखने को मिला, तो ये पुट ऑप्शन लेने की सलाह है आपको। यह है आपके लिए HCL टेक्नोलॉजीज। कहीं नहीं जाता, ये काउंटर वापस 1000 के नीचे फिसल चुका है। HCL टेक पर भी रखी नज़र, इन्फोसिस पर भी रखी नज़र, इसमें भी गिरावट आती हुई दिख रही है। ये भी एक की कंट्रीब्यूटर है। विप्रो इस समय फिसलते हुए दिखा है, टेक महिंद्रा फिसल रहा है। सारे IoT काउंटर्स आपको इस समय गिरते हुए दिख रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी 1.25% नीचे है। आइए 3:20 हो चुके हैं और लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर थोड़ा अटेम्प्ट कर रहे हैं। पिछली बार से अब तक अगर देखें तो डाउ फ्यूचर्स 50 अंक और ऊपर जा चुके हैं। 150 पॉइंट्स ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको लगभग 0.5% की खरीदारी आती हुई दिख रही है। यूरोप 1 से 1.5% ऊपर है। कच्चा तेल 120 के नीचे आया है। रुपया भी स्टेबल है। 120 के नीचे 119 पर है। ओके। और डॉलर भी ठीक है, रुपया होल्ड आउट कर रहा है। आज डॉलर की मजबूती के बावजूद रुपये में ज्यादा आपने कमजोरी नहीं देखी, सिर्फ 4 पैसे ही नीचे आया है। कल की वीकली एक्सपायरी के पहले अगर कोई और दिन होता और आज रात फेड की मीटिंग नहीं होती, इतनी इंपॉर्टेंट वाली नहीं होती, तो आप होते कम से कम 150-200 पॉइंट ऊपर निफ्टी आराम से ओवरसोल्ड मार्केट में। ठीक है सर। लेकिन अब क्या है, अब आज भाषण है बड़ा वाला पावेल साहब का, एक्शन भी है, भाषण भी है, तो इतना सब कहने के बाद मैं एक ही शब्द में आपको कह दूंगा, नोटा। हाँ, कुछ नहीं करना। जो है वो सिंपल, आप लॉन्ग पोजीशन पे है तो 15,500 का आपको पुट ऑप्शन खरीद कर रखिए। शॉर्ट है तो 16,000 का कॉल ऑप्शन रखिए। तो 15,500 16,000 ब्रॉडली आपकी रेंज बनेगी। कल गैप से अगर खुले 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, ऊपर की तरफ 300 पॉइंट, नीचे की तरफ 200 पॉइंट, और वो इस ऊपर 300 पॉइंट देने के पीछे इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बुलिश है, वो इसलिए है कि और सोल्ड है थोड़ा, तो अगर खुलने में थोड़ा सा ऊपर में ज़्यादा खुल सकते हैं। ये बैंक निफ्टी लॉन्ग है तो 33,000 का पुट रखिए, शॉर्ट है 33,600 या 33,500 का, जो आपको ठीक लगे वो कॉल ऑप्शन रख लीजिए। सिंपल, नई पोजीशन बनाने की राय बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बड़ा हेज रखना पड़ेगा ना, क्योंकि बड़ी मूव नहीं, मैं छोटा रखना चाहता हूँ। छोटा रखना, हाँ, मैं बात आपकी सही है, मैं इसलिए रख रहा हूँ, मतलब छोटा कल के ट्रिगर होकर निकल जाए। 200-250 पॉइंट, 200 से 300 पॉइंट निफ्टी बहुत है। बैंक निफ्टी में भी आपने को ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। ओके, 33,500, 500-600 उतना काफी थी, क्योंकि है ना रिस्क ज्यादा हो जाती है। अब पहली चीज तो करनी नहीं रिस्क, लेकिन है अगर पोजीशनर जिसको किसी का काटने का मन नहीं, वो सोचता नहीं मैं तो कल ही देखूंगा, तो फिर लिमिटेड ही रखो, ज्यादा बढ़िया। क्लियर है सर, अंडरस्टूड। तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय। दोनों तरफ की अगर पोजीशन है तो प्लीज हेज बनाकर जाइए, वरना हल्के रहिए, इवेंट को बाहर निकलने दीजिए और उसके बाद आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। यह है आपके लिए राय। आइए एक खास रिसर्च है सीमेंट शेयरों को लेकर, और हमने कुछ दिनों पहले भी आपके लिए एक रिसर्च पेश करी थी, और अब सीमेंट शेयर पर आप थोड़ा और एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस पर भी डालते हैं नज़र। थोड़ी देर में आपको बताएंगे सीमेंट पर क्या मूवमेंट आ रहा है। आइए तब तक श्री सीमेंट पर नज़र रखिए। ये थोड़ा एक्शन में आया था, इसको अपने रेडार पर रखना है। और बजाज फाइनेंस पर फ्रेश खरीदारी आ रही है। ग्रासिम तो आज सुबह से ही मूवमेंट दिखा रहा है। एशियन पेंट्स, ये भी एक और इंटरेस्टिंग चार्ट है जिस पर थोड़ा मूवमेंट है। कच्चा तेल हल्का फिसला है। जय, एशियन पेंट्स 2650 के ऊपर आ रहा है, फिर से गिर सकता है यहाँ से, या थोड़ा और सस्टेन करेगा ऊपर की तरफ?
इम्पोर्टेंटली एशियन पेंट्स में ये देखने मिला है दीप कि टेक्निकली अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया लेवल 2600 के आसपास से इसने फिर से रिकवरी दी है, जहां पे पहले भी इसने रिकवरी दी थी, और यहाँ पे थोड़ा बहुत एक ओवरसोल्ड हो चुका है और परफेक्ट एक रिवर्सल यहाँ से दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है दीप कि यहाँ से और थोड़ा बहुत बाउंस बैक ये स्टॉक में 2730 से लेके 2750 तक इमीडिएट बेसिस पर देखने मिल सकता है। ऑन द फ्लिप साइड और ऑन द लोअर साइड 2620 दैट इज जस्ट 40 पॉइंट्स फ्रॉम हियर ऑन एक डाउनसाइड रिस्क है। तो आप देखिए अगर 2750 होता है तो लगभग आपको 90 पॉइंट्स का एक अपसाइड देखने मिल सकता है, विच इज अराउंड 3-4% फ्रॉम हियर ऑन। तो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव तो मुझे ऐसा लग रहा है बाउंस अच्छा रहेगा, और बाउंस के साइड पर आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं आइदर बाय बाइंग 2600 का इन द मनी ऑप्शन और एल्स फ्यूचर्स में विद स्टॉप लॉस ऑफ 2620। टारगेट ऊपर में 2750 तक इवेंचुअली इमीडिएट बेसिस पे देखने मिल सकते हैं। यह आपके लिए एशियन पेंट्स जिस पर रखनी है, आपको नजर मूवमेंट आ रहा है स्टॉक में। आइए सीमेंट क्यों करना है यहाँ पर फोकस जानते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए, कुछ समय पहले भी आप सीमेंट पर कुछ रिसर्च लेकर आए थे, अब क्या हुआ है यहाँ पर नया? देखिए, हमने 7 जून को एक लिंक किया था सीमेंट के ऊपर कि हमने उसमें ये चीज़ कहा था कि जो इनके कंपनियों के मार्जिन है वो Q1 में अगर आप अगर आप मार्जिन देखेंगे तो वहाँ पे मार्जिन पर प्रेशर आते हुए दिखेगा, और उसका रीज़न हमने ये बताया कि जो इनकी इनपुट कॉस्ट है वो तो बढ़ रही है, पर जो ये प्राइजेस हाइक ले रहे हैं उनको रोल बैक करना पड़ रहा है क्योंकि लो डिमांड के चलते। अभी जो गोल्डमैन की रिपोर्ट आती हुई दिखी है, गोल्डमैन भी सिर्फ यही बात बोलते हुए दिख रहा है। गोल्डमैन ये बोल रहा है कि जो कमज़ोर डिमांड है उसके चलते जो भी इन्होंने अभी तक प्राइस हाइक लिया था, वो जो अप्रैल मंथ में इन्होंने प्राइस हाइक लिया था वो मई में रोल बैक कर दिया, और जून में जो इन्होंने वापस 3 या 4% जो प्राइस हाइक लिया है वो भी मॉनसून की कमज़ोर डिमांड के चलते उन्हें रोल बैक करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ उन्होंने ये चीज़ भी बताई है कि जो सारी सीमेंट का ओवरऑल कंपनीज का जो मार्जिन है वो लगभग 50 से 100 रुपये प्रति टन Q1 FY23 में घट सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने एक ओवरव्यू देते हुए ये भी कहा, एक और चीज़ आप कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे ये फ्यूल और जो पावर कॉस्ट है जिसकी हम बात करने की वो बड़ी है, वो इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल लगभग 27% है। तो यहाँ पे अगर बढ़ोतरी होती है तो इनको काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है। अब ये तो ओवरऑल इस क्वार्टर की बात हो गई। उसके साथ साथ एक ये ओवरव्यू लंबे समय का देते हुए ये दिख रहे हैं कि हालांकि मार्जिन्स में तो कमी दिखेगी आपको, पर उसके साथ साथ जो पूरे साल के हिसाब से आप देखेंगे तो जो अभी के करंट वैल्यूएशन है वो ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंटेड है। तो वो यहाँ से वैल्यूएशंस के हिसाब से कंफर्ट देख रहे हैं और यहाँ से वैल्यूएशन के हिसाब से कोई कमी नहीं देख रहे हैं, हालांकि मार्जिन्स में इंपैक्ट का वो भी बात बोल रहे हैं। तो ये आपके लिए इम्पैक्ट आ सकता है। मॉनसून का समय वैसे भी थोड़ा सुस्त रहता है सीमेंट पैक के लिए, और अब उससे पहले जो रीसेंट प्राइस हाइक्स हैं वो शायद थोड़ी रोल बैक आपको हो सकते हैं, या फिर बढ़ते दाम का ज़्यादा फ़ायदा इन कंपनीज़ को नहीं मिलेगा। ये सीमेंट शेयरों के लिए आ रही खबर। हालांकि आज ऑफ कोर्स सीमेंट शेयर होल्ड आउट कर रहे हैं, आज उतना ख़राब दिन नहीं रहा है इन काउंटर्स के लिए। आइए एक कुछ फाइनल कॉल्स ले लेते हैं क्लोजिंग से पहले। किरण जी, एक बार ज़रा ONGC पर राय दे दें। 151 पर बंद हो रहा है आज, काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी इसमें, कोई व्यू सर इस पर? नहीं, ये मुझे लगता है कि 165-160 पे जो अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई उसके वजह से एक थोड़ा सा करेक्टिव रैली देखने को मिली है, और थोड़ा सा फिसल सकता है ऑन द लोअर साइड। मुझे लगता है 148-144 के लेवल्स आपको आते दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड अभी भी थोड़ा सा वीक है, जो जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस है उनके लिए 156 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। ONGC जिस पर रखनी है नज़र, आज ये फिसलता हुआ आपको दिखा है। ITC पर सचिन जी का ऑलरेडी शॉर्ट आ चुका था, इस पर भी रखिए नज़र, गिरावट यहाँ पर भी आई है। कोल इंडिया NTPC भी आज थोड़ा फिसले हैं, सपोर्ट देने में नाकामयाब रहे ये काउंटर्स। सिमी जी हैं हमारे साथ, और सिमी जी हैं तो टाटा मोटर्स पर तो एक राय बनती है। सिमी जी, आज होल्ड आउट करा है टाटा मोटर्स में, थोड़ा और एक्शन यहाँ से एक्सपेक्ट करें इसके लिए? नहीं दीपांशु, चार्ट खराब है और आज का रैली मुझे लगता है कि पुल बैक रैली है, और कल का मतलब अनाउंसमेंट से पहले कोई भी एटलीस्ट मुझे नहीं लगता है कि टाटा मोटर्स को कैरी करना है। एटलीस्ट आज का दिन तो कैरी नहीं करेंगे, कल अनाउंसमेंट के बाद ही सोचेंगे कि इसमें खरीदारी करनी है कि नहीं। ओवरऑल टाटा मोटर्स का चार्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओवरऑल टाटा मोटर्स का चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है, और यहाँ पर आपने वीकनेस भी बनती हुई देखी है। चलिए देखते हैं कल कैसी परफॉर्मेंस इसकी आएगी। अपोलो टायर्स, सचिन जी एक क्विक व्यू इस चार्ट पर भी दे दें। आज 2.5% फिसला है रिसेंटली, यहाँ पर थोड़ा मूवमेंट है। आई थिंक कल थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट भी होने वाला है डिविडेंड को लेकर, 3.5 रुपये का आई थिंक डिविडेंड एडजस्टमेंट भी होगा कल इसमें। बट अपोलो टायर्स पर अपनी राय दें सर।
दीपांशु, लगातार आई थिंक 10 दिनों से यहाँ पर एक बिकवाली का ही ट्रेंड है। इनफैक्ट आज के सत्र में भी जिस तरीके से ओवर एडिशन हुआ है, प्लस अपने कल के स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन के नीचे एक क्लोजिंग एग्जिबिट हो रही है, तो इमीडिएट बेसिस है तो मुझे लग रहा है ये जो स्लाइड है वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, 170 के आसपास रिव्यू करने की सलाह होगी। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 182 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी फ्रेश शॉट ऐड किए जा सकते हैं 170 के फाइनल टारगेट के लिए। 3 रुपए का इस पर डिविडेंड एडजस्टमेंट भी होने वाला है, तो इस स्टॉक पर रखेगा नजर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और सुबह ब्रेथ अच्छी दिख रही थी, 40 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव खुले थे। उसके सामने आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1:1 का आपका एडवांस डिक्लाइन रेशियो बनते हुए दिखा है। टाटा स्टील और एचयूएल, हालांकि दोनों में आपने गिरावट देखी है, पर डिविडेंड एडजस्टमेंट है। अगर आप टाटा स्टील का डिविडेंड एडजस्टमेंट हटा दें तो एक्चुअली गिरावट नहीं है टाटा स्टील में, और एचयूएल में भी मामूली सी गिरावट आपको दिखेगी। बट नंदलेस यहाँ पर आपने मूव ज़रूर देखा है डिविडेंड के बाद का। ओएनजीसी, एनटीपीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, इन्फोसिस, एचयूएल, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, आईटीसी और नेस्ले, ये आपके लिए कुछ और काउंटर्स थे जो आज कमजोरी दिखाते हुए गए। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों ने लीडरशिप दिखाई है। टॉप गेनर से निफ्टी के टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पे आपने खरीदारी देखी है। डिवीज, ग्रासिम, एचडीएफसी लाइफ, एलएनटी, एशियन पेंट्स, मारुति, एसबीआई, सिप्ला, आईसीआईसीआई बैंक और एमएनएम, यहाँ पर थोड़ा एक्शन है। चुनिंदा दिग्गज बैंक्स ने होल्ड आउट करा, इसलिए बैंक निफ्टी सपाट बंद होते दिख रहा है। निफ्टी पर आपको 50 अंकों की कमजोरी दिखेगी। पूरा एक्शन आज रात फेड की बैठक पर ही है। डेल्टा कॉप वायदा कारोबार के बैन में है, पर 5% आज टूटा है। झुंझुनवाला साहब ने यहाँ पर करीब 2% और हिस्सा बेचा है। इसके साथ ही टाटा कम्युनिकेशंस, यहाँ पर आई थिंक थोड़ा डिविडेंड एडजस्टमेंट भी था। टाटा केमिकल्स में भी डिविडेंड एडजस्टमेंट था। अपोलो टायर्स, जिसकी हम बात कर रहे थे, एनटीपीसी, ग्रैन्यूल्स, एबी फैशन, सन टीवी, लॉरस, कॉनकॉर, मैरिको, इंटेलेक्ट, निपॉन, आईओसी, नाल्को, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर वीकनेस रही। आईजीएल लगातार दूसरे दिन खरीदारी। गुजरात गैस और एमजीएल पर भी आपने पॉजिटिविटी देखी। पीरामल एंटरप्राइजेस 3.5% ऊपर था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पॉलीकैब, चंबल फर्टिलाइजर्स, पेज इंडस्ट्रीज, एमएनएम फाइनेंस, ट्रेंट, चोला इन्वेस्टमेंट, साथ ही सिंजीन, ये भी कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने पॉजिटिविटी बनती हुई देखी है। चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल दोनों में अच्छी खरीदारी रही। एपीएल अपोलो, जे कुमार इंफ्रा, रेमंड 5% के सर्किट पर, वीआईपी इंडस्ट्रीज, टेक्समेको रेल, एआईए इंजीनियरिंग, वर्धमान टेक्सटाइल्स, ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने बढ़िया एक्शन देखा है। जहां तक कैश मार्केट का सवाल था, काफ़ी सारे मूवमेंट वहां पर आए। सद्भाव इंजीनियरिंग आज 15% टूटा है, इस पर रखिएगा नज़र। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 4% फिसलते हुए दिखा आपको। हिमाद्री, शिल्पा मेडिकेयर, शारदा क्रॉपकेम, वेल्सपन कॉप, क्रिसिल, रेडिंगटन, फिनिक्स मिल्स पे एक बड़ी गिरावट आई, एंड में थोड़ी रिकवरी। और टाटा एलेक्सी ये भी वीक था, हालांकि इस पर भी आपने डिविडेंड एडजस्टमेंट देखा है, वो अगर निकाल दें तो उतना खराब नहीं रहा। तो ओवरऑल एकदम सपाट क्लोजिंग देखी है। थोड़ा सीमित दायरे में काफ़ी वॉलेटाइल कारोबार आज होते दिखा। और फेड पॉलिसी से पहले अनिल जी 15,700 के नीचे निफ्टी की प्रोविजन क्लोजिंग से दीप एक ही समस्या है, और वो है कि 16,700 के नीचे क्लोजिंग हुई है, और आज फाइनल क्लोजिंग भी ऐसा लग रहा है 16,700 के नीचे ही आएगी। तो क्लोजिंग बेसिस पे एकदम जहां स्टॉप लॉस है वहीं पर आप नीचे बंद हुए हैं। हालांकि बैंक निफ्टी ने माफ़ कीजिएगा 15,700 हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी 33,125 के लेवल के नीचे बनने का, तो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पर अभी तक होल्ड कर रखा है। तो अब आज का सेशन एग्जैक्टली वहाँ बंद हुए जहाँ आप कन्फ्यूजन है, तो मेरे ख्याल से कल तक का इंतजार करना पड़ेगा कि वाकई में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है या नहीं हो चुका है। वो कल समझेगा। जिन्होंने डिसिप्लिन के तौर पर किया है तो ठीक है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अगर अहम लेवल के नीचे बंद हो तब तो क्लियर कट हो जाता है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। लेकिन निफ्टी बिल्कुल नज़दीक बंद हुआ और बैंक निफ्टी ना हो, अभी भी स्टॉप लॉस के ऊपर हो, तो थोड़ा कन्फ्यूजन रह ही जाता है। तो ये है आपके लिए आज की क्लोजिंग जो थोड़ी सी निराशाजनक जरूर है। जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स मजबूत है उसको देखते हुए थोड़े से आप कमजोर बंद होते हुए दिखे। जी बिल्कुल। तो चलिए, बड़ा इवेंट है, उससे पहले बाजार आपको सपाट बंद हो रहे हैं, बट 15,700 के नीचे प्रोविजन लेवल है। थोड़ी देर में फाइनल आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। उससे पहले बता देते हैं कि आज शाम के लिए हमने क्या क्या आपके लिए तैयारी करी है। सबसे पहले तो बाजार के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट का हाल देखिए। अगर हमारे बाजार खराब है तो क्रिप्टो में देखिए 8 महीने के अंदर लगभग 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स को। बिटकॉइन एक साल में 72%, एक महीने में 3% 30% टूट चुका है, और दिसंबर 2020 के निचले स्तर पर यहाँ पर हमने एक्शन देखा है। इनफैक्ट तब से अब तक की सबसे बड़ी गिरावट पिछले कुछ दिनों में आपने बनती हुई देखी है। तो आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। समझेंगे क्या क्रिप्टो मार्केट कोमा में जाने की कगार पर है, आखिर क्या है इसकी वजह, और क्या क्रिप्टो को लेकर
जो एक पॉजिटिविटी बनी हुई थी, बज़ बना हुआ था पिछले 3-4 साल का, क्या अब ये बबल फट चुका है? एक्सपर्ट से करेंगे बातचीत। एससी गर्ग साहब ऑफ कोर्स पूर्व वित्त सचिव होंगे हमारे साथ, अजय बग्गा साहब होंगे जो अपना क्रिप्टो पर ऑलरेडी कई बार व्यू बता चुके हैं, उनसे भी जानेंगे अब क्या करना चाहिए, और राजगोपाल मेनन साहब होंगे जो कि वाइस प्रेसिडेंट है क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स के। तो देखना ना भूले शाम 5:56 पर कोमा में क्रिप्टो। इसके साथ ही फंड से नहीं मिल रहा मनचाहा रिटर्न, तो क्या निवेश से निकल जाना सही है या फिर बने रहें? फंड से प्रॉफिट बुक करने की सलाह है इस समय, या फिर बाजार की गिरावट में और आपको पैसे लगाने चाहिए? शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए निवेश में नुकसान क्या हो प्लान। हमारे साथ होंगे हेमंत रुस्तागी साहब जो कि CEO हैं वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के। सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने अक्टूबर से 5G सेवा शुरू करने का भी लक्ष्य रखा है। 5G सर्विसेज शुरू होने के बाद आपके लिए क्या बदलेगा, किस तरह की 5G सर्विसेज आपको मिलेंगी, क्या इससे बेहतर इंटरनेट होगा या और परेशानियां आएंगी, इसका करेंगे विश्लेषण। जरूर देखें। 5G अटकेगा नहीं। जी बिजनेस के स्टिंग ऑपरेशन हफ्ता वसूली का भी एक बड़ा असर हुआ है। हमने देखा है जी बिजनेस को एक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि रिजर्व बैंक जून के अंत तक डिजिटल लोन से जुड़ी गाइडलाइंस लाने जा रहा है। ये गाइडलाइंस कैसे फर्जी लोन पर लगाम कसेंगी, इस पर करेंगे बातचीत। पूरी डिटेल्स आपको देंगे। फर्जी लोन पर RBI का बुलडोजर, और साथ ही आज का बड़ा इवेंट फेडरल रिजर्व की बैठक है और इस पर ब्याज दरें तो बढ़ने ही वाली हैं। इसकी संभावना जताई जा रही है कि बड़ी ब्याज दरों में बढ़ोतरी आ सकती है। तो फेड के फैसले का भारत पे क्या प्रभाव होगा, इस पर करेंगे चर्चा। बताएगा फेड बाजार ग्रीन या रेड? तो कई सारे अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा आज रात 8 बजे इंडिया 360 में। तो ये था आज का कार्यक्रम। समाचार समाप्त हुए। 40 अंक नीचे निफ्टी पर, 150 अंक नीचे सेंसेक्स पर। बैंक निफ्टी मुश्किल से हरे निशान में 27 पॉइंट ऊपर। डाउ फ्यूचर्स 110 पॉइंट ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर 70 पॉइंट ऊपर है। इन सब का कोई मतलब नहीं है, अब तो नहीं। जो होगा फेड के कुछ कहने और करने पर होगा। कल सुबह कुणाल जी, आज का कार्यक्रम वही है जो पिछले 2 दिनों की तरह? जी। डाउ को सुलाकर ही सोएंगे आप? बिल्कुल अनिल जी। 2 दिन से आज आपको बाय अनिल कहने का मन कर रहा है अनिल जी? 2 दिन से तो आपने ऐसा कुछ कमाल किया नहीं। डाउ को सुलाने में कोई ऐसी मतलब कोई खास कामयाबी तो आपको हासिल नहीं हुई। फिर तीसरे दिन क्यों? अनिल जी देखिए, आज ही तो बड़ा जलसा है। हाँ। तो आज तो अनिल जी लगता है पूरी रात जागना होगा। हाँ, तो आज आप क्या कह रहे हैं? बाय अनिल। अनिल जी देखिए, अब अनिल जी आपको जी बोलने की इतनी आदत हो गई है। हाँ। अनिल बोलने में अनिल जी बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन अनिल जी विदेशों में ऐसे ही कहा जाता है, हाय अनिल एंड बाय अनिल। अच्छा, तो जी तो पीछे मुझे ऐसा लगा, इतने सालों से मैं ये समझ रहा था ZEE जी बिजनेस का जी लगाता है। आप वो JI मेरा जी लगा, ऐसा लगा रहे थे क्या? मैं तो इतने टाइम से इसीलिए एक्सेप्ट कर रहा था अनिल जी। आपसे तो अनिल जी आप में तो हम सबने जी लगा रखा है अपने अनिल जी। बस जी से जी मिलते रहना चाहिए। कुणाल जी बिल्कुल अच्छे से आप अध्ययन करें फेड चेयरमैन का। सुबह बताएं क्या कुछ कहा है, क्या कुछ किया है उन्होंने। आप सबसे कल होगी फिर से मुलाकात। सिमी जी, कुणाल जी, राकेश जी और साथ ही किरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जय ठक्कर, आशु सर का, और साथ ही सचिन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज साथ देने के लिए।